अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत शुक्रिया आप लोग आए और देखा था कुछ लोग अभी आ रहे होंगे। इस टाइम हमारी टिकट की तो काफ़ी ज़्यादा है और जल्दी से शुरू करते हैं। थोड़ी बहुत स्लाइड्स हैं जिससे मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद एक स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन जो अली भाई ने शुरू बनाई है जो बिल्कुल छोटी सी है, 10 मिनट, हाँ 10 मिनट, लेकिन वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी जिन्होंने अगर बेसिक्स नहीं पता, टर्म टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पता चल जाएगी, बेसिक डेफिनेशंस को पता चल जाएगी, क्योंकि हम कुछ ऐसी टर्म यूज़ करेंगे जिससे बेहतर है कि आप लोगों को पहले थोड़ा ओवरव्यू हो। पहले तो ये सवाल कि कौन कौन लोग हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ 50% लोग ऑलरेडी कर रहे हैं और 50% ऑडियंस जो है वो कल से शुरू करेगी और क्या बंद कर क्या डर जाएगी सर मेरी बात। अच्छा, डिस्क्लेमर तो दे दिया, लेकिन खैर इतना सीरियस सीन नहीं है। बस ये कि नजीब भाई का गिरबान मत पकड़े, बाद में अगर आपने किसी वजह से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया नुकसान हुआ आपको। तो बाकी ये कि बहुत से लोग हैं जो अभी भी हम लोग कहते हैं कि हमें पता है, लेकिन हमें एक्चुअली नहीं पता मार्केट का और कैसे इस चीज़ को। तो मकसद ये है कि इन सब के एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करें और इनसे सीखें और आप अपने सवाल भी पूछें। ये जैसे शाम ने कहा कि ये बिल्कुल एक फाइव-साइड चैट है जिसमें मैं कुछ सवाल पूछूंगा और बाकी में उससे रिलेटेड सवाल आप लोग भी पूछ सकते हैं। तो टॉपिक बाय टॉपिक आगे चलेंगे और मैं यहाँ से पहले स्टेज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मैं ओपन कर दूंगा कि आप लोग भी पूछें और फिर मैं अगर टाइम तो मुझे भी मैनेज करना है फिर मैं अगले टॉपिक पे चला जाऊँगा। ये मैंने अभी रस्ते में ऐड किया, मुझे याद है कि शायद ये मतलब मेरी सबसे मोटिवेशन बड़ी ये थी कि मुझे काश किसी ने बताया होता इन्वेस्टमेंट का जब मैं जर्मनी में आया था 2013 में, और अगर मैंने उस टाइम मई 2013 में सिर्फ 100 यूरो हर महीने डाले होते तो मेरे पैसे अभी तक डबल हो चुके होते हैं। सिर्फ एक ETF में, S&P 500 के ETF में। सिर्फ अगर मैं सेव करता तो शायद 10,000 होते, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता तो मेरे 20,000 होते हैं। लेकिन ये भी बहुत कंजर्वेटिव रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट के परसेंटेज के लिहाज से हो सकता है, इससे भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल है, ऑलरेडी हो चुका है। आगे की मार्केट हमें नहीं पता, हमें आज का नहीं पता, कल का नहीं पता, लेकिन जो हो चुका है हम उसकी बेस पे कम से कम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मेरी मोटिवेशन ये है कि जो बंदे नए आए हैं जो या इवन इन्वेस्टमेंट या इवन सेविंग्स करना चाहते हैं, उनके लिए एक ये सेमिनार, ये सेशन अच्छा होगा कि आपको एहसास होगा कि एक्चुअली सिर्फ सेविंग्स करने से वेल्थ कभी ग्रो नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट करके ही वेल्थ ग्रो होगी। और मोटिवेशन यही थी इस सेशन करने की कि सबको पता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ लोगों को पता होता है इन्वेस्टमेट होती है, स्टॉक मार्केट कुछ होती है, इंडेक्स कुछ होता है, लेकिन हमेशा डर होता है या तो कंफ्यूजन होती है किससे पूछें। और दूसरा हमारी कम्युनिटी में इन जनरल भी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से होता है कि हम लोग इतना शेयर नहीं करते। और मेरी भी बड़ी हैरानी की बात जब मैंने पिछले साल शुरू किया जर्नी, तो जितने लोगों से मैंने पूछा करीबी लोगों से, तो मुझे पता चला इतने करीबी लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कभी किसी ने जिक्र तक नहीं किया कि मैं कर रहा हूँ। और ये हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा है, नज़र लग जाएगी, शेयर नहीं करते, ओपनली बताते नहीं हैं कहाँ कर रहे हैं, कि कहेगा पता नहीं कहाँ से सेव कर रहा है और सवाल पूछेगा दो दिन। तो हम है ना खासा ये सेशन ज़रूरी है कि हम ओपनली बात करना शुरू करें। इन्वेस्टमेंट कोई बताना खासा गलत चीज़ नहीं है और करनी भी चाहिए, और सबको पता है करनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं करता। क्या मैं अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी एक्सरसाइज है कि हम लोगों को इस बारे में बात करनी चाहिए। और दूसरी ये कि अगर इन्वेस्टमेंट बात करते हैं हमेशा प्लॉट की बात होती है, हमेशा रियल एस्टेट की बात होती है, यहाँ खरीद लें, पाकिस्तान में खरीद लें, कोई नई सोसाइटी शुरू होगी वहाँ खरीद लें। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो हमने एक फोबिया भी है और एक ब्लैक बॉक्स है, हमें नहीं पता नहीं क्या होगा, कहाँ जाएंगे पैसे, किसके पास जाएंगे पैसे। तो ये भी एक ब्लॉकर है बहुत बड़ा जो लोग नहीं शुरू कर पाते। और हम सब उस फेज से गुजरे हैं और हम सब ने अपनी रिसर्च की, किसी ने मशवरा दिया, खुद से जाके यूट्यूब पर पढ़ा, ब्रोकर का अकाउंट खोला और फिर ऐसा ऐसा शुरू किया। और ये कि इसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए और इसके लिए सेविंग्स का एक माइंडसेट चाहिए। वो अलग टेक्निक्स है 50-30-20, आप इस तरह से अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए सेविंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ है, ये टॉपिक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ज़्यादा है ना कि सेविंग्स, लेकिन वो सब इंटरलिंक्ड है और आप सवाल पूछ सकते हैं कि हम लोग क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। और ये है कि इतना एडवांस सेशन नहीं है ये, मेरा नहीं ख्याल कि हम इस बारे में बात करेंगे कि ग्राफ्स वगैरह किस तरह बनते हैं स्टॉक मार्केट के।
अली भाई को ज़्यादा पता होगा हेड एंड शोल्डर का, लेकिन ये कि मैं थोड़ा बेसिक्स का इन्वेस्टर हूँ, लेकिन हम फिर भी इस सेशन को बेसिक्स रखेंगे कि हम क्योंकि जैसे मैंने देखा 50% लोग हैं जिन्होंने नहीं शुरू किया, तो उन लोगों को नहीं आएगी। हमें भी अगला एक और सेशन कर लें जो थोड़ा एडवांस हो, लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बेसिक लेवल पर आए, और कोशिश ये है कि बेसिक नॉलेज दी जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ की हम सामने, वो गलतियाँ आप ना करें। और ऐसे ही होगी मॉडरेटेड क्यों नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं सवाल पूछूंगा, फिर मैं आप लोगों को ओपन करूँगा प्लेटफॉर्म, आप लोग पूछें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। और ये है मेरे पास कुछ स्टॉक मार्केट में जिनको मैंने मदू किया है, और बहुत शुक्रिया सबका। छोटा सा इंट्रोडक्शन, अली भाई को मैं तीनों को पर्सनली जानता हूँ, इसलिए मेरे लिए बुलाना आसान था। अली भाई जो हैं बहुत कुछ किया हुआ है, MBA PMP प्रोडक्ट मैनेजमेंट करते हैं कॉलकॉम में, यूनिट में काफ़ी सालों से। अली भाई का स्पेशल एक्सपीरियंस ये है कि अली भाई पिछले 10 साल से इस जो है जर्नी में हैं, और उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज भी है, CFA किया हुआ है। तो अली भाई का एक्सपीरियंस एक बिल्कुल अलग, बहुत ज़रूरी था कि अली भाई खुद भी आए इधर, कि उनके इसी साथ में डाल दिया बैकअप के तौर पर, कई परसों तो पूछूँ। और फिर नजीब भाई हैं, मेरे हवाबे के कलीग भी हैं, और वायरलेस कम्युनिकेशन में बड़े रिसर्चर माने जाते हैं, और इन्होंने 2020 में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी यूरोप और यूरोपियन और अमेरिकन स्टॉक्स में, और बहुत शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म करते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे, क्या चीज़ होती है, और स्किल ऑफ द पाथ ऑफ लर्निंग, वो हम सब हैं। दानियाल एक यंग मेंबर है हमारे, और एंड्रॉइड डेवलपर है ऑटो स्काउट 24 में, और ये भी इससे मेरी बातचीत शुरू हुई स्टॉक्स और बिटकॉइन से रिलेटेड, लेकिन मुझे लगा कि बहुत वैल्यूबल इनपुट हो सकता है नए ज्वाइनर का जो पिछले 2-3 सालों से कर रहा है, और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव और एक डिफरेंट फैमिली स्टेटस भी है। तो मैं हमारी स्ट्रैटेजी अपनी फैमिली स्टेटस के लिहाज से मुख्तलिफ होती है, जो बच्चों वाले वो अलग लिहाज से सोचते हैं, जो सिंगल है वो अलग लिहाज से सोचते हैं, शादीशुदा अलग लिहाज से सोचते हैं। और शुरू किया था इन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस में, 2020 में क्राइसिस दोबारा ले आए वापस, और अब देखते हैं कि ये क्राइसिस हमें कहाँ लेकर जाता है। और बिलीवर ऑफ स्पेंडिंग लेस एंड इन्वेस्टिंग मोर, बहुत अच्छी अप्रोच है। और मैंने पूछा था कि स्क्रीनशॉट दे सकते हैं पोर्टफोलियो का, तो जी भाई ने भी नहीं माने, अली भाई भी नहीं माने, तो लेकिन कोशिश मैंने की कि हम बता सकें कि लोग इन्वेस्ट करें, लेकिन वो नहीं हो सकता। बाकी अली भाई आपने अपना तारुफ क्यों कराया? अच्छा, मैंने अपना तारुफ नहीं कराया। मैं जी स्वावे में होता हूँ, टेक्निकल मैनेजमेंट में, और पिछले 9 साल से यूनिट में हूँ। और मेरी इन्वेस्टमेंट की जर्नी पिछले साल शुरू हुई थी तकरीबन फरवरी में। मैं बहुत यंग एक एले इन्वेस्टर हूँ, क्योंकि यही था कि पैसे सेविंग्स करने से कुछ नहीं बनेगा। कहीं से किसी ने यूट्यूब की तरफ डायरेक्ट किया, मैंने वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर वो यूट्यूब देखी, वीडियो देखी, उससे मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि वाकई में ये टाइम है कि मुझे अपने आगे के लिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, कमाने से ज़्यादा लॉन्ग टर्म सेविंग्स की नीयत से कि अपनी वेल्थ किस तरह ग्रो की जाए। फिर और डाइवर्सिफाई कैसे किया जाए, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, थोड़ा बहुत क्रिप्टो में भी शुरू किया। तो ये बेसिक, और अली भाई सेल्फ बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए, मेरी पर्सनल नेटवर्क में, जी भाई पर्सनल नेटवर्क में, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। इसलिए ये दोनों मेरी फर्स्ट चॉइस थे कि यहाँ पर आए, उन्होंने मुझे शुरू करवाया। हो सकता है ये नॉलेज आप लोगों के लिए भी फायदा हो। अली भाई ने स्लाइड्स बनाई बड़ी प्यारी सी, और वो हम थैंक यू। आवाज़ आ रही थी? ओके ओके। सो पहले मैं बताऊंगा कि वो हेड एंड शोल्डर ग्राफ, तो पहली मेरी जॉब जो थी वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल में थी, और पहले शेयर्स मुझे प्रॉक्टर एंड गैम्बल के हेड एंड शोल्डर्स के मिले थे, तो वो मुझे सो आई एम। अच्छा, ये स्लाइड जो बनाई है मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल के लिए बनाई है कि जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं स्टॉक्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, एंड सम मोडालिटीज, सम टर्मिनोलॉजी एंड सो, उनके हिसाब से बनाई है मैंने, जैसे भाई ने बताया। एडवांस मैंने नहीं की, क्योंकि यही टारगेट था कि पहले लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया जाए, और लेटर ऑन कोई और सेमिनार में थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज थोड़ा ज़्यादा बताया जाए। ओके, सो दैट्स हाउ विल गो। बेसिक क्वेश्चन, स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो सुबह मेरी 1-2 लोगों से बातचीत हुई है, तो उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि लोग थोड़ा सा क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। आई विल ट्राई टू कवर दिस थिंग्स, बट कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज़ मुझसे ज़रूर कर सकते हैं, इसी बात पे होके।
पहले स्टॉक्स क्या होते हैं? सो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, स्टॉक्स क्या होते हैं, हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये है क्या चीज़? ये बेसिकली बहुत एक जनरल से हमने बात लिखी है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज को शेयर्स को इशू करती हैं, बहुत बड़ी मार्केट होती है। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, दुनिया में जितनी भी कंपनीज हैं वो चलती किस तरह से है कि वो अपना पैसा उनको अपना लगाना पड़ता है और उसके बाद फिर वो उससे अपना बिजनेस को रन करते हैं। आफ्टर सम टाइम वो उनकी रिक्वायरमेंट बिजनेस की इतनी बढ़ जाती है कि वो कंपनी के जो इनिशियल समझ लें ओनर्स होते हैं वो मजीद पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते, या वो तेजी से कंपनी ग्रो कर रही होती है कि दे नीड मनी फ्रॉम समवेयर एल्स। तो उसका एक बड़ा रेगुलेटेड तरीका बना हुआ है स्टॉक मार्केट का। वो कंपनी एक थर्ड पार्टी असेसमेंट कंपनी होती है, उससे कनेक्ट करती है, वो उनकी कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हैं कि आपकी कंपनी की वर्थ इस वक्त लेट्स से 1 मिलियन यूरो की है और आप 1 मिलियन यूरो तक के स्टॉक्स को इशू कर सकते हैं। फिर वो उसकी रिपोर्ट के साथ वो स्टॉक मार्केट के पास जाते हैं, स्टॉक मार्केट उस कंपनी को रजिस्टर करती है और अलाउ करती है कि आप कितने शेयर इशू करेंगे और किस प्राइस पे इशू करेंगे। वो ये सब कुछ कंपनी की वैल्यूएशन से चलता है। ये शेयर्स बेसिकली जब कोई आप में से बाय करता है वो उस कंपनी की ओनरशिप को बाय, पार्शियल ओनरशिप को बाय करता है। वेरी सिंपल। सो स्टॉक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हवा में आते हैं, वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है वैल्यूएशन करने का, शेयर प्राइस को वैल्यूएट करने का। दैट्स देयर, ठीक है। जब कोई नए स्टॉक्स आते हैं, जब कोई ऑलरेडी इशूड स्टॉक्स आप मार्केट में खरीदते हैं, किसी कंपनी के शेयर ऑलरेडी बिक रहे हैं, आप उसको खरीदते हैं, उसकी वैल्यूएशन का भी एक तरीका होता है और उसकी वैल्यूएशन भी बहुत सारी कंपनीज कर रही होती हैं और उनकी वैल्यूएशन की बेसिस पे ही उसकी प्राइस जो होती है वो डिटरमाइन होती है। और ये प्राइस हर 10 सेकंड्स टू 15 सेकंड्स पे चेंज होती रहती है, मतलब वैल्यूएशन चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री फ्लोटिंग मार्केट है, कोई आपका पैसा लेगा भाग जाएगा, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड दैट इज व्हाई दुनिया में तकरीबन $100 ट्रिलियन की स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। सिर्फ यूएस में 2 स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नेस्ट है, इनकी वैल्यूएशन $45 ट्रिलियन की है, राइट। और यूएस में और ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज भी हैं, चाइना की स्टॉक एक्सचेंज इज अराउंड $20 ट्रिलियन। सो इन टोटल अराउंड $100 ट्रिलियन की ग्लोबल स्टॉक्स डेली एक्सचेंज होते हैं, वैल्यूएशन है उसकी। ओनरशिप है, ये आप किसी को पैसा उधार नहीं दे रहे हैं या किसी को लाइक बेट नहीं कर रहे हैं, ओनरशिप। आपने स्टॉक लिया है, आप उस कंपनी के उतने शेयर के ओनर हैं। अगर उस कंपनी को कुछ होता है आपको उसके हिसाब से पैसा मिलेगा, अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होता है आपको उसी शेयर की वैल्यू के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, अगर उतना नुकसान होता है कंपनी को आपको वही नुकसान बेयर करना होगा। और वो नुकसान यूजुअली कैसे होता है, वो स्टॉक प्राइस या ऊपर जाएगी प्रॉफिट में या नीचे आएगी नुकसान। और बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 मोटी स्टॉक्स लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन देयर आर आई वुड से मोर देन 20-30 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। लेकिन जो सबसे कॉमन स्टॉक्स, डिविडेंड स्टॉक्स, यूजुअली क्या होता है कि आप कुछ कंपनीज की स्ट्रेटजी होती है कि उसमें आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो आपको हर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद डिविडेंड मिलता है। स्टॉक प्राइस जो भी है, लेकिन आपको हर एक कांस्टेंट डिविडेंड जो होता है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, वो प्रॉफिट की बेसिस पे होता है। अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है वो आपको डिविडेंड ज़्यादा देगी, अगर वो प्रॉफिट कम कमा रही है आपको वो कम देगी। ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, कोई स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो आपको लगता है कि वो ग्रो करेंगे ओवर टाइम, उसकी बिजनेस मॉडल ऐसा है, उसकी स्ट्रेटजी ऐसी है, उसकी प्रोडक्ट ऐसी है, उसकी जो है कस्टमर बेस ऐसी है कि वो बड़ी लॉयल है, वो कंपनी ग्रो करेगी, दैट्स ग्रोथ स्टॉक। और एक टाइप की स्टॉक होती है कि वैल्यू स्टॉक। एक स्टॉक है वो आपको लगता है कि वो अंडर वैल्यूड है, उसकी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में देयर आर मेनी कंपनीज, गूगल, एनवीडिया, कॉलकॉम, एप्पल का स्टॉक देखते हैं, वो आपको लगता है कि बाकी सारी टेक्नोलॉजी स्टॉक से उसकी वैल्यू सब कम जा रही है। सो यू थिंक ओके इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, मैं इसमें अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो इट्स प्राइस इज बाउंड टू गो अप एंड आई विल मेक मनी। सो दीज टाइप ऑफ स्टॉक्स आर कॉल्ड के वो वैल्यू स्टॉक्स हैं। देयर आर मेनी स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, मोमेंटम स्टॉक्स, लेकिन वो कवर नहीं हो सकते, लेकिन ये 3 जनरल टाइप्स हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो ये स्टॉक्स हैं। सो एनी क्वेश्चन के स्टॉक्स क्या होते हैं, कोई इस चीज़ में आपको एम्बिग्यूटी है? डिविडेंड के बारे में एक क्वेश्चन है कि अगर लॉस हो मार्केट तो आपको पैसे देने भी पड़ेंगे? डिविडेंड ऐसा होता है कि ओके, एक कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, डिविडेंड स्टॉक है उसका, वो हर साल डिविडेंड या हर क्वार्टर में डिविडेंड पे करते हैं। अगर उनको प्रॉफिट हुआ है जितना उन्होंने असेसमेंट की थी कि इतना प्रॉफिट होगा तो हम इतना डिविडेंड देंगे, तो आपको उतना डिविडेंड पे करेंगे। अगर वो प्रॉफिट उनका कम होता है तो आपको डिविडेंड कम पे करेंगे। अगर उनको लॉस होता है वो डिसाइड करेगा बोर्ड कि हम डिविडेंड पे नहीं करेंगे इस क्वार्टर। सो जैसे एग्जांपल आप जब स्टॉक्स में डिविडेंड नहीं दिए पिछले 2-3 साल में, एयरलाइंस ने तो लॉस हो रहा है, लॉस में तो डिविडेंड नहीं।
उसका इफेक्ट बेसिकली स्टॉक प्राइस को नीचे जाने से होता है, वापसी नहीं पैसे देते हो, सॉरी वो उसका Exactly. इफेक्ट वहाँ से आता है। सो जो प्रॉफिट या लॉस होता है कंपनी का वो उसकी स्टॉक प्राइस में एडजस्ट हो जाता है। जैसा आपको मैंने बताया कि कंपनीज एक्सपर्ट्स हैं जो स्टॉक प्राइस की वैल्यूएशन करते रहते हैं कंटिन्यूसली। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स बनी हैं जो वैल्यूएट करती हैं, वो कंपनीज की परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसके रेवेन्यूज के हिसाब से, उसके प्रॉफिट्स के हिसाब से, उसकी ग्रोथ के हिसाब से वो इवैल्यूएशन करती रहती है स्टॉक प्राइस की। सो अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो वो उसकी इवैल्यूएशन कर लेंगे उसकी स्टॉक प्राइस में, उसका लॉस ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा। तो वो डिपेंड उसके ऊपर है कि वो पे करना चाहती है ये कंपनी नहीं पे करना चाहती। सो क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक्स में? फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। आपने अगर किसी प्लॉट में इन्वेस्ट करना है, आपको पता है कि आपको लाखों रुपए चाहिए, यहाँ पे कोई घर आपने खरीदना है या कोई अपार्टमेंट आपने बाय करना है, आपको कम से कम 60-70 हज़ार यूरो अप फ्रंट कैपिटल पे करने के लिए आपको चाहिए। स्टॉक्स फ्लेक्सिबल है, आप 1500 यूरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप उसको 2000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। ठीक है। So minimum, let's say आप बस you want to just experiment or whatever, तो minimum आप कितने से शुरू कर सकते हैं? उन्होंने जिस तरह 100 का एग्जांपल दिया था शुरू में। या डिपेंड करता है। अगर आप ETF में इन्वेस्ट कर रही हैं तो आप बेशक 100 यूरो एक महीने में स्टार्ट कर लें। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स में, तो उसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 1000 या 1500 से आप स्टार्ट करें एक स्टॉक का। उससे कम में थोड़ा नुकसान, क्योंकि वो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है। आप स्टॉक बाय करते हैं तो आप उसको फी पे करना होती है, स्टॉक सेल करते हैं उसकी फी पे करना होती है। तो अगर आप बहुत छोटे से स्टार्ट करेंगे तो वो आपका प्रॉफिट सारे का सारा फीस जो भी उसमें वो चला जाएगा। सो 1000-1500 में कम से कम मैं करता हूँ स्टॉक्स आप, बट इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। आप उससे कम स्टॉक का से जो इन्होंने बात की वो क्या था? वो हम कवर करेंगे, वो बाद में लीगल इन्वेस्टमेंट है। आपने घर बेचना है, आपको पहले यहाँ पर तो आपको किसी वेबसाइट पे इन स्काउट पे आपको लगाना पड़ेगा, कई महीने लगते हैं। मैंने तो ऐसे भी कर देखे हैं जो 6-6 महीने से लगे हैं बिकने नहीं। स्टॉक आप बेचना चाहते हैं, एक क्लिक करें आपका स्टॉक बिक गया, पैसे आपके पास आ गए, राइट? इट्स वेरी लीगल। और हाई रिटर्न्स के इसमें आप अगर अच्छे से स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं तो आप इसमें अपनी 20-30% ईयर तक भी रिटर्न ले सकते हैं। 10 सालों में अपना पोर्टफोलियो जो डबल से भी ज़्यादा कर सकते हैं आप, लाइक वो भाई ने बताया। सो इट्स लाइक हाई रिटर्न्स। सो इसलिए ये मोटिवेशन है मेरे लिए एटलीस्ट, और बहुत सारे लोगों को जो मैं जानता हूँ कि ये सब चीज़ें मोटिवेशन है बहुत कि स्टॉक में इन्वेस्ट करें। और इसको करने का तरीका है कि आपको एक अकाउंट बनाना है, ब्रोकरेज अकाउंट, लाइक अ बैंक, इट्स लाइक अ बैंक अकाउंट, लेकिन इट्स अ ब्रोकरेज अकाउंट जो अकाउंट प्रोवाइड करती है। और ये अकाउंट वैसे ही कैलकुलेट होता है जैसे आपका रेगुलर अकाउंट कैलकुलेट होता है। 1 लाख यूरो तक के लिए इंश्योर्ड है, जैसे आपका रेगुलर बैंक अकाउंट इंश्योर्ड है। थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए इसमें आपको कि कंपनीज, उनकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, उनकी बैलेंस शीट, उनकी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स, उनकी प्राइस अर्निंग रेशियो, थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सी फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए होती है, ज़्यादा नहीं। वो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट नॉलेज चाहिए होती है कि आपने क्या करना है, कि आपने जो है वो इन्वेस्ट करना है स्टॉक्स में, या आपने इन्वेस्ट करना है ETFs में, आपने इन्वेस्ट करना है CFDs में, फ्यूचर्स में, फॉरवर्ड्स में। ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। यहाँ पे फोकस करूँगा मैं सिर्फ स्टॉक्स पे, कि जो कंपनी स्टॉक्स में थोड़ा सा इसको नॉलेज होता है कैसे आपने परचेज करना है, कैसे बाय करना है, कब परचेज करना है, कब बाय करना है, सम इन्वेस्टमेंट नॉलेज। और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, जिस टाइम पे बाय किया उसके थोड़े दिनों के बाद, 1 हफ्ते के बाद अनाउंसमेंट होगी उस पब्लिक चीज़ की, द टाइमिंग इज वेरी बैड, राइट? एंड द सेकंड थिंग इज कि आप वही वाली बात कि आपका पोर्टफोलियो 10,000 यूरोस का था जिसमें आपके पास 10 शेयर थे स्टॉक्स थे, और आपने 5 या 10 हज़ार का एक हुआवे का खरीद लिया, दैट विल रिसाइज आई गोस। आगे भी बढ़ना है हमें। वो अलग बात है कि हुआवे में इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक ट्रेडेड कंपनी नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये पूछने वाला था वैसे कि मैंने इसमें रेटिंग नहीं किसी पर भी हासिल नहीं, कॉलकॉम में मैं कर सकता हूँ, कॉलकॉम इज पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। वही वाली बात, हमें ब्लैकआउट ईमेल्स आती है कि अब आपने बाय नहीं करना शेयर, ब्लैकआउट पीरियड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम हमारे लिए एज एन एम्प्लॉई ऑफ दिस कंपनी जो पब्लिक ट्रेडिंग है, और मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो हॉलीवुड की मूवी है बिग शॉट, वो जरूर देखें, बिल्कुल इसी टॉपिक पर है। एंड वेरी टूल्स मैक्सिमाइज मिनिमाइज योर लॉसेस। सो लोग क्या होता है कि स्टॉक प्राइस नीचे जा रही है, आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो रखते हैं कि नहीं ये काफी नीचे चलेगी, अभी ऊपर जाएगी। उसमें तरीका ये होता है कि स्टॉप लॉस होता है। आप जब शेयर खरीदते हैं आप उसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं कि अगर इसकी प्राइस 10%, 20% या उससे ज्यादा नीचे चली जाए तो इसको खुद ब खुद बेच दो। दैट्स कॉल्ड मिनिमाइज द लॉसेस। ठीक है, वो जरूर करना चाहिए। मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स कि आपका शेयर प्राइस ऊपर जा रही है, आप उस वक्त मत बेचो उसको,
आपने जब स्टॉप लॉस लगाया है तो लेट इट गो, लेट इट रन एज मच एज यू वांट, एज इट इज गोइंग। जब उस पर करेक्शन पे नीचे आएगा, आपका लॉस लगा हुआ है, स्टॉप लॉस लगा हुआ, खुद वो बेच देगा उसको। सो मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। लोग ये गलती करते हैं लोग कि लॉस में वो खरीद रखते हैं अपना स्टॉक, नहीं अब तो मैं इमोशनली अटैच हूं, इससे इतना नुकसान हो चुका है मेरा, मैं नहीं बेचूंगा, अब मैं छोड़। नो नो, एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट क्या काफी प्रॉफिट होगा, बेच देना चाहिए, वाई और भी हो सकते हैं, राइट। सो दैट दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें आप लगा सकते हैं, कोई अपर लिमिट भी लगा सकते हैं। यस, वो अपर लिमिट भी होती है, लोअर लिमिट भी होती है, लेकिन उसमें आपको ये चेक करना है, कुछ कंपनीज इसको कहते हैं कॉलर, कुछ कंपनीज होती है वो कॉलर अलाउ नहीं करती, वो आपको देखना पड़ता है कि जिस कंपनी में मैं कॉलर लगा रहा हूँ इसको कहते हैं कॉलर, सीलिंग एंड फ्लोर, कॉलर, तो वो कुछ कंपनीज अलाउ नहीं करती उसको, ये आपको देखना पड़ता है। ये जो स्टॉप लॉस होता है उसमें जो परसेंटेज कैलकुलेट होती है वो बाइंग प्राइस पे होती है या फिर डे की? वो डिपेंड करता है, दो किस्म के स्टॉप लॉस होते हैं। एक होता है कि आपने जिस प्राइस पे बाय किया है उससे 10% आप कैलकुलेट करो, अच्छा ठीक है। उसमें अगर मैंने 10 पे बाय किया, वो 20 पे चला गया, मैंने 10 पे उसको स्टॉप लॉस 8 पे लगाया था, वो 8 पे बिकेगा आगे, तो मेरा सारा प्रॉफिट चला गया। एक होता है ट्रेलिंग स्टॉप, उसमें ये होता है कि मैंने 8 पे स्टॉप लगाया, 10 पे बाय किया, 8 पे स्टॉप लगाया, लेकिन वो अगर उसकी प्राइस 12 जाएगी तो वो स्टॉप भी 2 के जैसे 10 से 2 12 पे चलेगी, तो वो भी 8 से 10 पे चला जाएगा। वो 12 से 8 14 पे जाएगी, वो भी 10 से 12 पे चला जाएगा। सो यूजुअली आई प्रेफर ट्रेलिंग स्टॉक। सारे ब्रोकर अकाउंट्स अलाउ करते हैं? यस, अच्छा, मतलब हर ब्रोकर अकाउंट लाजमन आपको ऐप के थ्रू या नहीं ना, मुझे लगता है कि कुछ सब नहीं करते हैं, सब नहीं करते। अच्छा, जो मैं 4 में मैं कर चुका हूँ उसमें सबने करेंगे, स्केल में कंप्लेन नहीं किसी ने। नहीं है, डेली मैं नहीं कर ओके, नो, आ जाएगी, आ जाएगी। यूज कर सकते हैं आप उसको कह देंगे। नहीं, अच्छा, ओके, देयर आर ब्रोकरेज जो कि ऑटोमेटिकली करते हैं। और स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द मार्केट, कि आपने जिस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है उसके बारे में इन्फॉर्म रहें कि वो स्टॉक, वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है कंपेयर टू इट्स पीयर्स, मार्केट ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रही है। जैसे आजकल मार्केट बहुत करेक्शन वाले मोड में है, आई विल नॉट से क्रैश, इट्स करेक्शन में मार्केट। सो ये इन्फॉर्मेशन देना अपने स्टॉक्स के बारे में और जनरल मार्केट के बारे में, इट्स गुड। इट विल टेक सम टाइम बिगिनिंग में, जब आप समझ रहे हो टर्मिनोलॉजीज, मार्केट की डायनामिक्स को, इकोसिस्टम को, एक दफा आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद इट्स वेरी इजी। लाइक मुझे दिन में हार्डली 5-10 मिनट लगते हैं टू सी मेरे पोर्टफोलियो में कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही है, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। इस पर आएंगे क्या किस तरह या रिव्यू करते हैं? सो ये एक चीज, फाइनली एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत आसान तरीका इन्वेस्ट करने के लिए, एक तरीका होता है बहुत मुश्किल, कि आप बहुत फाइनेंशियल नॉलेज गेन करें, बहुत कुछ पढ़ें, कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, उसको समझें। एक तरीका होता है पी रेशो, ये होती है प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि इस वक्त आपकी स्टॉक की प्राइस क्या है और जो है उसकी अर्निंग पर शेयर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी की प्राइस इस वक्त 100 यूरो पे है और उसकी पर शेयर अर्निंग पर शेयर जो है वो तकरीबन लेट्स से वो 10 यूरो पर शेयर उसकी अर्निंग है, रिसेंट उसका जो स्टेटमेंट आई उसमें। तो उसको आप डिवाइड करते हैं 100 स्टॉक प्राइस डिवाइड बाय 10 यूरोस पर स्टॉक उसकी अर्निंग 10, उसकी पी रेशो 10। सो ये हर आपको मिल जाएगी, हर जो कंपनी होती है उसकी और हर जो इंडस्ट्री है उसकी एक एवरेज पी रेशो। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस में 9 है इसका फॉरवर्ड जो है इसकी 9। फॉर एग्जांपल मैंने ऑटो इंडस्ट्री पकड़ी कि उसकी पी रेशो 28 है। अब मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ ऑटो इंडस्ट्री में, मैंने देखा BMW को शेयर की पी रेशो क्या है, लेट्स से वो 20 है। मुझे लगता है कि ठीक है उसकी स्टॉक जो अंडर वैल्यूड है, क्योंकि वो उसकी इंडस्ट्री की पी रेशो से उसके स्टॉक कम पे है, तो अंडर वैल्यूड है, वो वैल्यू स्टॉक। उनकी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसको रिकॉल करें, गाड़ियों कुछ ऐसी उनकी साथ बनी है कि जिसमें बहुत प्रॉब्लम आई है, टेक्निक चीज़ें वो रिकॉल कर रहे हैं, या उनके जो मेजर कस्टमर्स हैं वो चले गए हैं, या वो इलेक्ट्रिक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है, BMW नहीं कर रही है, और इलेक्ट्रिक मार्केट जो है इलेक्ट्रिक कार्स की मार्केट वो ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट है उसका, तो मुझे नहीं करना चाहिए, राइट। सो पी रेशो गिव्स मी और एनी इन्वेस्टर अ वेरी गुड ओवरव्यू कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी से स्टॉक अंडर वैल्यूड है और क्यों है। हमें रेफर करना पड़ेगा, इन माइक क्या करते हैं मुझे। और ये स्लाइड्स आपसे लोगों से शेयर भी करते हैं, मुझे पता है स्लाइड्स में और भी काफ़ी कुछ है, इसमें कुछ टाइप्स भी हैं, इसमें ग्लॉसरी मैंने डाली हुई है, कुछ आप लोग को समझ आ जाए क्योंकि कौन सी चीज़ क्या है, टर्मिनोलॉजीज में वो सब समझ में नहीं आती है, तो बहुत अच्छी स्लाइड्स हैं जी। क्लास में इनकी कॉपीज मिलेंगी आपको? जी, मैं स्लाइड्स आप लोगों के ईमेल एड्रेसेस पर शेयर हो जाएगी, हम शेयर हम शेयर करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से इनिशियल बहुत सारे सवालों के जवाब आपने ऑलरेडी दे दिए हैं और इस वजह से मैं भी चुप करके बैठा हुआ था। मेरे ख्याल से अभी हम ब्रेक लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं अपनी पर्सनल जर्नी पे बस थोड़ा सा ब्रीफली बता दें कि भाई कि आपने कैसे शुरू की और क्यों शुरू की, और आपके सुबह उठे एक दिन और आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। And start ऐसे बोला कि बहुत एक दिन आइडिया है कि करनी की इसलिए थी कि कुछ पैसे जमा किए हुए थे जर्मनी में घर खरीदने के लिए। तो ये रियलाइज हुआ कि ऑफकोर्स कुछ साल से जमा करे जा रहे हैं लेकिन वो वहीं फिक्स रहते हैं। ऑफकोर्स एवरी ईयर वो कुछ ऐड होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते। उसमें कुछ पोर्शन साइड भी किया ताकि थोड़ा सा कम भी हो जाए वहाँ से बजाय बढ़ने के। तो उस पोर्शन से स्टार्ट किया था और उसकी एक मोटिवेशन ये भी थी कि जब घर खरीदने के लिए सोचा था तो पता लगा था कि 50,000, 7,000, 8,000 समय चाहिए लेबर कॉस्ट के लिए। तो वो दुखता भी था देते हुए कि इतने पैसे आपने सिर्फ एज अ फीस के तौर पे देने हैं, तो व्हाई नॉट स्टार्ट इन्वेस्टमेंट वेयर यू डोंट रियली नीड टू पे सो मच फीस। सो ये एक मोटिवेशन थी कि आप वो इन्वेस्टमेंट देखिए जिसमें फीस आपकी ज़्यादा नहीं है, बस घर बाय करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 10% की फीस चाहिए। तो इस मोटिवेशन से बेसिकली जो पहले बात की रिफाइन के इजी टू स्टार्ट है, आपको फीस नहीं देनी ज़्यादा, अपने कैपिटल नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, कभी भी आप उसको निकाल सकते हो आपको चाहिए हो तो। अच्छा, मेरी जो जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई कि मैंने वही मिस्टेक की जो हर एक सिंगल बंदा जॉब लगने के बाद करता है। मतलब 2 साल तक जब मैं जॉब करता रहा और पैसे मैं बस सेव करता रहा, बस बैंक अकाउंट को देख देख के खुश होता रहा। 2020 में मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये अमाउंट उतनी है, और मैंने जब थोड़ा सा वैसे ही मतलब थोड़ा इन्फ्लेशन रेट्स और चीज़ें मैंने एक्सप्लोर जब किया थोड़ा। अच्छा, मेरी ये आदत है कि मैं यूट्यूब वीडियो रहते ही सर्च करता हूँ। एक दिन मैंने एक रैंडम ऐसी एक वीडियो देखी जिसमें वेल्थ क्रिएशन पे कुछ बातें थी, वहाँ से मैं थोड़ा सा इंस्पायर हुआ। फिर मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया कि हाउ टू ट्रेड वेल्थ। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इन्वेस्टमेंट्स होती है। अब इन्वेस्टमेंट्स के क्या मौके हैं, रियल एस्टेट है, क्रिप्टो है जो उसको 2020 में बहुत जूम पे थी। रियल एस्टेट के लिए यू नीड अ बिग कैपिटल, क्रिप्टो जो है वॉलेटाइल है। और तो मैंने हर ऑप्शन को एक्सप्लोर किया और हर ऑप्शन को ट्राई किया सिवाय रियल एस्टेट के। अब 2020 में मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने एक ब्रोकर मैंने स्टार्ट किया जहाँ पे मैंने एक वर्चुअल अकाउंट बनाया और वहाँ से पहले मैंने 1 मंथ जो है मार्केट को मॉनिटर किया, देखने के लिए कि मेरी जो अगर मैं अभी इस वक्त रियल मनी करता तो मुझे कितना रिटर्न आता है। ये दोनों में था, ये दोनों में था, यस एग्जैक्टली। और इसके बाद जो है मैंने रियल इन्वेस्टमेंट ऐसे स्टार्ट की, स्टेबल कैपिटल मैंने ट्राई किया फॉर द सेक ऑफ जस्ट ट्राइंग, कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं था। एक सवाल आया था कि 100 यूरो से हम मिनिमम कितने से स्टार्ट करते, मैंने 25 यूरो से स्टार्ट किया था और 25 यूरो से मैंने एक ETF बाय किया जिसमें मुझे डिविडेंड मिलते थे। वो इसका पर्पस ये था कि हर जो 3 महीने बाद जो एक डिविडेंड एक था तो सेंट्स में, लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि एक थोड़ा सा कैश फ्लो इन आ रहा है तो मुझे मोटिवेशन स्टार्ट हुई। और फिर वही 2020 में जो क्राइसिस आया वो बाय चांस था। तो उस वक्त जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की तो बाय चांस मैंने जो स्टॉक बाय किए वो ग्रो करते गए और ऑल ऑफ अ सडन थोड़ा प्रॉफिट हो गया। इसमें काफ़ी लॉस भी हुआ, काफ़ी लर्निंग भी हुई। तो बस ये करते करते बस एक्सप्लोर करते करते बस यहाँ बेसिकली वेल्थ ग्रोइंग और सेविंग्स करने से कुछ नहीं होगा, इन्फ्लेशन है और यही हमारी भी थी एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं कोई किसी ने बता दी बात कि वेल्थ ग्रो करने के लिए कोई यूट्यूब वीडियो या किसी ने मशवरा दे दिया किसी तरह। लेकिन आपने कैसे शुरू, आपने कितने साल पहले की फिर छोड़ दी दोबारा? वो मैंने प्रॉक्टर गैम्बल में जॉब स्टार्ट की थी तो उसमें शेयर्स मिले। जॉब पहली जॉब थी इंजीनियरिंग के बाद, आइडिया नहीं था, कंपनी छोड़ी, शेयर्स बेचती, नुकसान में बेचे। तो लेकिन मुझे भी लगा कि ये तो अच्छी चीज़ नहीं, तो नुकसान में बिका मेरा शेयर। खैर उसके बाद MBA किया, उसमें कुछ फाइनेंशियल कोर्सेज पढ़े तो समझ आई कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग फील्ड है। उसके बाद फिर मैंने CFA किया अपने इंटरेस्ट से और 2 लेवल्स किए, CFA के 3 होते हैं, मैंने तीसरा नहीं किया। तो उसके बाद फिर मैंने 2011 में एक्टिवली मैंने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। मैं एक्सक्लूसिवली स्टॉक्स में करता हूँ, मैं मतलब क्रिप्टो में मैंने नहीं किया, मैंने ETFs में नहीं किया, करने की कोशिश की। हाँ नहीं, मैंने नहीं ना क्रिप्टो में ना ETFs में ना जो फाइनेंशियल फीचर्स होते हैं इसमें किसी में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने स्टॉक्स में किया इन्वेस्ट। और मतलब कि इंटरेस्टिंग जर्नी था, अच्छा एक्सपीरियंस था, नुकसान भी हुआ, फ़ायदा भी हुआ। वो बात करता पहले मैं नुकसान ना करें तो आप सीखते नहीं हैं कुछ, बहुत सारी चीज़ें जो डोंट्स एंड डूज मैंने सीखी, नुकसान से मैंने सीखी। सो लेकिन इट्स अ वेरी गुड जर्नी, आई फील मोटिवेटेड। वही वाली बात कि जब आपको रिटर्न्स मिलते हैं ग्रोथ में या डिविडेंड की फॉर्म में, यू फील गुड। एंड टू बी वेरी फ्रैंक,
I invest to earn money, to make more money, right? There is no other reason for me. और बुरी बात नहीं इन्वेस्टमेंट करना। एक सवाल है, आप वैसे तो सेमिनार स्टॉक्स के बारे में, लेकिन बिगिनर्स के लिए बेहतर नहीं है कि वो ETFs में स्टार्ट करें, मैं उसी में क्योंकि रिस्क भी थोड़ा कम होता है और वो नॉलेज उसके लिए चाहिए नहीं। 2 महीने मैंने सिर्फ पढ़ने यूट्यूब, लोगों से पूछना, सब लोगों से पूछना आप किस तरह करते हैं, तो मैं 2 महीने से लगा दिए सिर्फ उस चीज़ को समझने के लिए। एग्जैक्टली, उसमें YouTube वीडियोस काफी हेल्प करती हैं। YouTube में बहुत ऐसे चैनल्स हैं जो कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज, इन्वेस्टमेंट टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करते हैं और थोड़ा सा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करते हैं, तो इट्स आल्सो वेरी गुड। मैं ये भी कर सकता हूँ आपके लिए कि मैं कुछ YouTube चैनल्स की लिस्ट दे सकते हैं, बाद में आपको स्लाइड में ऐड कर देंगे, और ब्रोकर अकाउंट्स किस किन कंपनीज के नॉर्मली हैं, ब्रोकर भी हम बात करेंगे। तो एक मैं लेता हूँ सवाल, मुझे भी आप जल्दी से सोर्स ऑफ नॉलेज। मैं भूल गया सवाल नॉलेज बेसिकली इंटरनेट ही है ज़्यादा उसी से। एक चीज़ और आपने जरूर ध्यान रखना है, जस्ट ऐड ऑन व्हाट अली भैया सेड, कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचा है उसकी कुछ अपकमिंग डेट्स के बारे में जरूर देखिए कि वो नेक्स्ट स्टॉक से जो भी कंपनी वो दे आर बाउंड टू पब्लिश देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स, दे आर बाउंड टू डू इट। सो मेक श्योर कि आप उस वक्त ना बाय करें जब वो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं या भी आए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टॉक कोई 5% नीचे किया है तो वजह होगी नीचे जाने की, और उसकी वजह ये थी कि उसने लास्ट क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम इट। जब आपको लगता है कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो ये डिसीजन आपने खुद से करना है उस वक्त। ये डेट कैसे पता चलती है? ये आपको इंटरनेट पे इजीली मिल और आपको खुद इंडिविजुअली पता है कुछ ब्रोकर पे अनाउंस होता है कि क्वार्टर में अनाउंस पे होता है, ब्रोकर अकाउंट में अनाउंस होगा, अगर उसमें नहीं है तो आप वो जुड़ने का कोर्स वही है जो मैंने आपसे कहा कि आप कंपनी सिलेक्ट करें। जब सिलेक्ट कर लिया आपने तो टाइम नोट करें किस वक्त आपको बाय करना है उसको, सिर्फ सिलेक्ट करने के बाद बाय ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल वो कुछ स्टॉक्स थे कॉलकॉम कपल ऑफ डेज बिफोर, वो एकदम से बहुत डाउन आ गया था, उसकी वजह वही थी कि उसने परफॉर्म नहीं अच्छा किया था। ऑफकोर्स वो डाउन आने के बाद वो अच्छा भी था क्योंकि वो उस पॉइंट पे था कि आप बाय कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको मेक श्योर करना चाहिए कि उस पॉइंट पे जब आया तो इट माइट स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर आप सस्टेन कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को उस पॉइंट पे तो फिर आप ऑफकोर्स बाय करें, अगर नहीं कर सकते तो फिर आप बाय ना करें स्टॉक्स को। तो टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है आपने चूजिंग द राइट स्टॉक। और टाइमिंग के लिए बेसिकली आप जरूर उसको देखें मार्केट को कि वो कंपनी अपनी अर्निंग कब रिपोर्ट कर रही है इन द फ्यूचर। मैं क्विकली बता देता हूँ अपना सोर्स। तो मैंने सीखा यूट्यूब से, और इसके अलावा फिर गूगल पे पढ़ जैसे जैसे मुझे टर्म्स पता चल गई, आई जस्ट गूगल व्हाई इज दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज गोइंग डाउन, व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज गोइंग अप। आई फाउंड सम रीजंस, मुझे रीजंस पता चले तो उससे थोड़ी मुझे नॉलेज हासिल हुई। इसके अलावा कुछ सोर्सेस में आपको बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। एक है marketwatch.com और investing.com एक और वेबसाइट है। फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए आपके पास याहू फाइनेंस, अब ये ठीक है ये थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ मार्केट वॉच और investing.com से आपको हर मार्केट में सब चल क्या रहा है उससे रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर नॉलेज जो आपके पास है तो आपको आएगी। इसके अलावा एक जस्ट एक वैसे तो दोनों भाइयों ने बहुत अच्छी नॉलेज दी, मैं समराइज करके मैं सिर्फ एक लाइन बताता हूँ कि डू नॉट इन्वेस्ट इन स्टॉक, इन्वेस्ट इन द कंपनी बिकॉज यू गोइंग टू द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। सो इफ यू बिलीव इन दैट कंपनी ओनली देन इन्वेस्ट एंड डू नॉट इन्वेस्ट इमीडिएटली एज भाई सेड कि आपको टाइमिंग पर्टिकुलर टाइमिंग है इंतजार करना है, आप उसको मॉनिटर करें कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है क्या कर रही है। इसके बाद देन यू रियलाइज कि हाँ अब मुझे लगता है। और वो जो जैसे क्वार्टर प्रॉफिट वाली जो बात है, खैर वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, लेकिन वो भी आप थोड़ा सा जब एडवांस होगी वो भी आप कंसिडरेशन में रख सकते हैं। लेकिन मैम आपके लिए भी आपकी स्पेशल मेरी बारी था कि मैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से हूँ, लेकिन हर बंदे को शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं होता इतना, तो मैंने भी ETF से शुरू किया था। तो ये आप हमेशा कंपेयर कर सकते हैं दोनों अप्रोचेस की। शुरू में बेशक ETF से शुरू करें फिर स्विच कर लें, या फिर अगर आपको लगता है कि आप बेटे के पास इतना टाइम है रिसर्च करने का तो वो कंपनी भी सिलेक्ट करें। यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स हैं जैसे एवरीथिंग मनी के नाम से है, वो इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस करके देता है आपको, तो आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। अगर तो आप ऑल द बात आप ट्रस्ट करें या ना करें वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो लोग ऑलरेडी ये सारी पी रेशो डेट्स ये वो ऑलरेडी एनालिसिस करके आपको यूट्यूब वीडियो में बता देते हैं। तो आप खुद नहीं करते, लेकिन उनकी नॉलेज पर अगर ट्रस्ट कर सकते हैं तो आप वो भी आपको एक समरी दे देंगे।
हाँ वो उधर था। जी, मेरा पहला सवाल था, जब ब्रोकर अकाउंट की बात कर रहे हैं उसको खोलने के लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं या कोई भी खोल मैं सकता है? नेक्स्ट ब्रोकर पर आ रहा था बिल्कुल। और प्लस उसका एक हर ब्रोकर अकाउंट का जिनसे कोई डेमो अकाउंट भी होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हर ब्रोकर का डेमो अकाउंट नहीं होता, कुछ कंपनीज हैं जिनके डेमो अकाउंट होते हैं, जैसे टोटो का वर्चुअल होता है, बाकियों का नहीं होता। इसमें आप मतलब लर्न कर सकते हाँ, हैं। मैंने अभी तक सिर्फ टोटो का सुना है, तो मेरे ख्याल से इसके लिए शुरू करते हैं कि हम कौन सा रिकमेंड करेंगे या कौन सा यूज़ करते हैं, पब्लिकली बताना मैं चाहेंगे। अपने जो ब्रोकर्स को मैं यूज़ कर चुका हूँ या कर रहा हूँ उन पे बता देता हूँ आपको। मैं जर्मनी में मैं ऑनविस्टा, लेटेक्स इन दो को यूज़ करता हूँ। यूएस में ई ट्रेड को मैं यूज़ करता हूँ, वो मॉर्गन स्टैनली का है। सही कहा भाई ने कि सबका जो है वो नहीं होता है डेमो अकाउंट। इट्स लाइक अ बैंक अकाउंट। स्पेशली यूरोप में जैसे बैंक अकाउंट आप खोलते हैं उसी तरह से खुलता है। जैसे आपके बैंक्स हैं, आईजी बैंक है, आईजीडी का, जिसका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, या N26 की फिजिकल ब्रांच नहीं है। इसी तरह ब्रोकरेज होते हैं कि कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, ऑनलाइन आप उसका अकाउंट खोल सकते हैं और ये वैसे ही रेगुलेटेड होते हैं जैसे नॉर्मल बैंक अकाउंट होते हैं। मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में अगर बैंक को प्रॉब्लम होती है तो वो अप टू $100,000 यूरोस जो है वो आपका अकाउंट जो है वो इंश्योर्ड है। तो इसी तरह से ब्रोकरेज अकाउंट भी $100,000 तक के लिए इंश्योर्ड होते हैं। डेमो जो होती है वो बहुत कम कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, टोटो नहीं पता है। और नहीं, एक दो और है, मैं आपको नाम भेज दूंगा, उसका आप सब्सक्राइब कर मैं लेना। आप सबसे हाँ, मैं आपको नाम भेज दूंगा, डिजाइन नहीं आ रहा है, तो वो हैं 2-3 ऐसे। आप अगर टेस्ट करना चाहें, उसको ट्राई करना चाहें, डेमोन्स्ट्रेशन अकाउंट आप यूज कर सकते हैं। लेकिन या सो सब एक अकाउंट इसको प्रोवाइड ही करते हैं। लेकिन अगर किसी एक जगह से आपने डेमोन्स्ट्रेशन सीख ली है, उसके बाद आप कहीं भी अकाउंट खोल लें, इट वर्क्स द सेम वे। और बिल्कुल मैंने जब शुरू करना था तो मैंने बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की। अली भाई से पूछा है, मैंने एक्सक्लूसिवली इनके ऊपर बता। मुझे जब मैंने शुरू किया पिछले साल, अली भाई भी बता रहे थे कि स्टॉक्स हैं, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, सबका पता था। वही सी टेक्नोलॉजी में है, हम लोग, हमें एप्पल का पता होता है, कॉलकॉम का पता होता है, नेटफ्लिक्स का पता होता है, लेकिन कहाँ से शुरू करें? एप्पल में क्यों लूँ? सिर्फ एप्पल ही लूँ, टेस्ला भी लूँ? तो ETF जो है वो आपका भी सवाल था। ETF बेसिकली ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या है जो कि अनमैनेज्ड है। लाइक आप कोई उसके पीछे कोई क्योंकि मुख्तलिफ तरह के फंड्स होते हैं। एक तरह के म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जिसमें कोई एक बैंक शुरू कर सकता है, कोई एक फाइनेंशियल कंपनी शुरू कर सकता है, लेकिन उसकी फीस ज़्यादा होती है। ETFs ऐसे हैं जिनको इंडेक्सेस भी बोलते हैं, वो ट्रेडेबल इंडेक्सेस है। वो एक ग्रुप है, जैसे कि आप कह लें S&P 500 मार्केट है, या ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर है, या ग्रीन एनर्जी के ऊपर है, ऑयल एंड गैस के ऊपर है, या फिर चाइना के ऊपर है, या सिर्फ इंडिया के ऊपर है। तो मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, उसमें बहुत सारी कंपनीज होती हैं। 10 कंपनीज भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, 600 भी हो सकती हैं, और उसकी एक शेयर का प्राइस होता है, जैसे कि €100 का एक ETF है, ठीक है। अब आप उसमें बेसिकली आपको नहीं, अब मेरे जैसे बिगिनर को जिसको नहीं पता था कि क्या खरीदना है, मेरे लिए ETFs बेहतर अप्रोच थी। क्या मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन सी कंपनी से, मुझे सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि ये एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है और इसमें मुझे लॉस की चांसेस कम है, ठीक है। और क्योंकि मैं अपना लॉस इतना ज़्यादा नहीं शुरू करना चाहता, मैं शुरू करूँ मुझे लॉस हो जाए। और इसमें ये कि मैं ऑलरेडी डाइवर्सिफाई करूँ, मुझे और टेंशन नहीं लेनी कि मैंने 10 कंपनीज पर, मैं एक ETF ले लूँ जैसे MSCI वर्ल्ड का, जो ऑलरेडी वर्ल्ड लेवल पर है। उसमें ऑलरेडी अमेरिकन कंपनीज हैं, उसमें यूरोपियन, उसमें चाइनीज भी है, उसमें ब्राज़ीलियन भी है, तो ऑलरेडी वर्ल्ड लेवल पर वो डाइवर्सिफाइड है। मैं चुप करके इसमें मैं पिछले साल से मैंने €200 डाल रहा हूँ, और बाकी सब मार्केट क्रैश है, लेकिन वो एक ETF मेरा अभी भी थोड़ा प्रॉफिट में है। लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं कि ETF सारे प्रॉफिट में होते, लेकिन बताने का मकसद है कि वो बात ही हरमून की कि ETF बिजनेस के लिए मेरी सोच थी। मैंने किताब भी पढ़ी उस पर, ETF के ऊपर इत्तेफाक है, हालांकि किताबें नहीं पढ़ता मैं इतनी, लेकिन मुझे शौक हुआ कि कुछ शुरू करना चाहिए किताब से भी। तो वो किताब थी ETFs के बारे में कि किस तरह आपने वो कहते हैं कि यू कैन नेवर बीट द मार्केट, और इस पर मैं आऊँगा अली भाई से कि अली भाई कैसे मार्केट को बीट करें 10 सालों में। लेकिन ये कि ETF से एक तरीका है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई मैं इतना, मेरे पास बच्चे भी हैं, जॉब भी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रोज जाकर जो है ना, और ना मेरे पास CFA है कि मैं रिपोर्ट भी देखूँ क्वार्टरली एप्पल की, तो ना मेरे पास एनर्जी है, ना टाइम है। तो मैं क्या करूँ? ETF से एक सेफेस्ट अप्रोच है शुरू करने के लिए कम से कम। अब 1 साल मुझे हो गया है, अब मैं सोचता हूँ कि यार शायद मैं अब इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर आ सकता हूँ। मुझे थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस और थोड़ा बहुत डर मेरा खत्म हो गया है, और थोड़ा बहुत मुझे कॉन्फिडेंस आ गया मार्केट के ऊपर कि मैं अब इंडिविजुअल कंपनीज को थोड़ा पढ़ समझ के मैं शुरू कर सकता हूँ। तो ये एक समरी थी। बाकी मैं पूछना चाहूँगा आगे कि आपकी सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है, मतलब किस तरह से आप मार्केट का मॉनिटर करते हैं, किस तरह आपको पता चलता है मैंने ये स्टॉक्स लेना है, या ये नया स्टॉक आने लगा है, या नई मार्केट, मतलब अगर नेटफ्लिक्स का अगर आपने नहीं किया हुआ है, नेटफ्लिक्स में क्यों करूँ, या वो कैसे पता चलेगा? ओके, इसमें एक बार और स्पेशली मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मी आई एम
okay, I'm working, but basically I'm a housewife. जी, जी। लाइफ है मेरी और बाकी वो हाउस वाली वर्किंग है बहुत बड़ा। हाउस वाइफ वाली ही लाइफ है, घर काम और बच्चों को संभालना रहता है। तो अब मतलब थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो सोच रहे हैं कि और भी चीज़ें देखें लाइफ में। तो अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कहाँ से कौन सी नॉलेज हासिल की, समझ रहे ना, अब मैं टोटल आउटडेट हो चुकी हूँ काफ़ी हद तक। तो ये चीज़ इस नज़रिए से भी बताइए, फर्स्ट स्टेप कैसे हो, सोर्सेज ऑफ नॉलेज को आप कह रहे हैं। ओके, इसमें देखिए पहली बात तो ये कि आपको मैंने बताया कि बहुत डिटेल्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशियो ही और वो आप सिर्फ गूगल कीजिए, गूगल में आप लिखिए कि प्राइस अर्निंग रेशियो जिस इंडस्ट्री में आपको इंटरेस्ट, वो आपको पहले तो पूरा जनरल टेबल दे देगा कि पूरी इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्री वाइड टेबल है वो आपको पूरा डिस्प्ले कर देगा। बहुत ईजी है वो देखना, उसको आप उसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए कि पी रेशियो क्या होती है, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या होती है। मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है लेकिन थोड़ा सा पढ़ लीजिए। उसमें फिर आपने इंडस्ट्री पिक करनी होती है। यूजुअली सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि आपने किस इंडस्ट्री में पिक करना है, में स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे लोग बात करते हैं, बात हो रही थी कि अभी हम टेक्नोलॉजी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ लोग कहते हैं हम ऑटो में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ कहते हैं हम जो ट्रैवल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ कहते हैं कि हमको फाइनेंशियल स्टॉक्स में उसमें इन्वेस्ट करेंगे। वो अपने अपना पिक करना है कि आपको किस चीज़ पे कंफर्ट है। यूजुअली होता क्या है कि जो लोग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहली पिक होती है कि हम टेक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज हम उससे इन टच हैं, हमसे काम करें, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हमें यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली। मेरी वाइफ से बात हो रही थी तो उससे मैंने कि तुम किस में इन्वेस्ट करोगे अगर तुमने करना होगा, तो तुम तो हाउस जॉब कर रही हो, तुम तो हाउस वाइफ हो, घर का काम कर रही हो, फाइन, इट्स अ फुल टाइम जॉब, लेकिन तुम किस में इन्वेस्ट करोगे? किया। हाँ उसके उसके क्वेश्चन थे जो मोबाइल कंपनीज हैं या इमोबिलियन कंपनीज हैं, वो उसमें इन्वेस्ट करेगी, राइट, क्योंकि वो उसके बारे में जानती है, राइट। सो पहली बात होती है कि आप किस इंडस्ट्री में कंफर्टेबल, आप पहले वो उसको पिक करें, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी पी रेशियो पकड़ें और आप गूगल करें। फॉर एग्जांपल आपने पिक किया मोबाइल इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, उसमें आपने पिक किया ओके सेक्युलर का पी रेशियो कितना है वर्सेस उसकी ओवरऑल इंडस्ट्री, इकिया का कितना है वर्सेस ओवरऑल इंडस्ट्री, होफनर का कितना है वर्सेस ओवरऑल इंडस्ट्री। फिर आपको उससे आइडिया होगा कि मैं किसमें इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें पहले आपने आपको खुद देखना है कि आपको लिए कौन सी इंडस्ट्री सूटेबल है, जिसको आप जानती हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपको पसंद इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल टू बी वेरी फ्रैंक। और उसके बाद में उसकी इंडिविजुअल कंपनीज वो आप देख सकती हैं, कंपेयर कर सकती हैं, और इट्स वेरी इजी। सिर्फ गूगल अगर आप यूज कर लें आप उसको बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं, गिवन आपको कुछ की टर्म्स का पता हो, उनकी नॉलेज हो और उसको आप यूज कर सकते हैं। रिसर्च बेसिकली चाहिए। जैसे मैंने अगर ब्रोकर अकाउंट खुलवा भी लिया था और एक टेबल बनाया, इंगिटीबा, स्केलेबल कैपिटल, इटोरो, ट्रेड रिपब्लिक, ट्रेड रिपब्लिक मैंने तो खैर खोलने नहीं दिया, लेकिन उधर बैंक अकाउंट है, पासपोर्ट के भी मसले हैं, लेकिन ये कि मैंने स्केलेबल कैपिटल चूज किया था, उसकी मेन वजह ये थी कि वो ETF फ्रेंडली है, बहुत ETF फ्रेंडली है, उसमें आप बहुत कम पैसे शुरू कर सकते हैं, जर्मन है, टैक्सेस में मसला नहीं होगा मुझे, और टैक्सेस पर भी आने के बाद में, तो ये मेन वजह थी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक्स हैं, वो भी अलाउ करते हैं कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसके थ्रू मत कीजिए, क्योंकि बैंक्स के थ्रू अगर आप जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वो कुछ परसेंटेज अपनी फी के तौर पे लेते हैं जी। वो मतलब कि अगर आपने 10,000 यूरो इन्वेस्ट किए हैं, उसमें 3% उसकी फी है तो 300 यूरो आपने काट लेंगे, राइट। सो जो है वो उसकी बजाय इवन जैसे स्केलेबल कैपिटल के में प्रीमियम अकाउंट है वो 30 यूरो साल के हैं, मतलब इवन नॉन बैंक की भी फीस होती है, वो आप डिसाइड करते हैं अगर वैल्यू है या नहीं है, लेकिन बैंक्स की रिलेटिवली बहुत ज़्यादा है। नॉन बैंक जो ब्रोकरेज होती है उसकी फी भी होती है वो, या जैसे भाई ने बताया कि वो फिक्स फी होती है साल की, आप चाहे एक ट्रांजेक्शन करें साल में, एक दिन करें या 10,000 करें, वो फिक्स फी है, या फिर ऐसे अकाउंट्स होते हैं कि इसमें पर ट्रांजेक्शन आप कुछ फीस पे कर रही होती है, डिपेंड करता है वो $1 से लेकर 1 यूरो से लेकर 10 यूरो तक की हो सकती है, लेकिन बैंक्स की जो परसेंटेज में होती है ना, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो वो बैंक्स के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर आप अकाउंट ब्रोकरेज फर्म में खोल लेते हैं वो ज़्यादा फायदा होता है। दूसरा सिलेक्शन ऑफ ETFs और वो भी बैंक्स में लिमिटेड होता है। हर ब्रोकर का अपना वो है कि मतलब कि जैसे मैंने जिन दो का नाम बताया वो फोकस तीनों का वो ज़्यादा फोकस करते हैं स्टॉक्स। स्केलेबल कैपिटल इज मोर ETF फ्रेंडली, और एक्सचेंजेस पर भी आती है कौन सा ब्रोकर की कौन सी एक्सचेंजेस को कवर करता है।
जैसे ये वाला है वो बोइसे जो जर्मनी का है, उसके ऊपर वो करता है बाकी। तो जी भाई आप क्या मतलब? मैंने स्टार्ट यूरो से किया था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो डॉलर्स में हमेशा डील करते हैं, उसकी कन्वर्ट होती है उसमें, तो वो कभी कभी आपको नुकसान हो सकता है। सेकेंडली जब आपने आउटसाइड करना उसमें पैसे निकालने तो वो फीस भी लेते हैं 5 यूरो उसके अंदर। तो और कुछ उसमें इश्यूज हैं, वो भी ऑफकोर्स एट द बिगिनिंग वो ठीक है, उसमें इश्यूज नहीं है। टैक्सेस के इश्यूज भी उसमें आते हैं, वो कुछ कवर करते हैं, मैंने कुछ ठीक कर लिया उसको। लेकिन उसके बाद मैंने मोस्टली डिगेरो और स्केलेबल कैपिटल इस्तेमाल किया था, जो कर रहा हूँ अभी। लेकिन हर बैंक की तरह हर ब्रोकर अकाउंट के भी प्रॉस एंड कॉन्स है। आपको मैंने जितनी मेहनत की मुझे यही अफसोस किया कि कोई एक परफेक्ट ब्रोकर नहीं है, हर एक में। जैसे स्केलेबल कैपिटल में ये है कि आप फॉर ETFs आई गेस अगर आप जो ये कुछ स्पेसिफिक ETFs हैं उसमें 25 यूएस पर मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कोई एनुअल फीस देने की जरूरत नहीं है, वो उसमें अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने स्टॉक्स भी करना है और आपने ज़्यादा ट्रेड करनी है पूरे साल के अंदर, तो फिर आप प्राइम उसके ब्रोकर मेंबरशिप ले सकते हैं जिसकी कॉस्ट 30-35 यूएस है साल की। उसमें फिर वो एवरी ट्रांजैक्शन विच इज मोर देन 250 यूएस उस पर कोई फीस वो चार्ज नहीं करते एक्स्ट्रा। अगर 250 से कम होगी तो वो चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आप इस स्केलेबल के ऑप्शन है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपने साल में सिर्फ ट्रांजैक्शन ही कोई 10 कर दी है तो फिर ऑफकोर्स आप प्राइम को बना लें, आप 10 यूरो फीस देते हैं पर ट्रांजैक्शन। लेकिन वो जब आप स्टार्ट करेंगे तो शायद 10 आपको अगर थर्ड ट्रांजैक्शन आपकी शायद पहले 2 महीने हो जाएगी। तो इस टाइम मुझे नहीं पता कि हर ब्रोकर में ऑप्शन है, जैसे स्केलेबल कैपिटल में हर मुझे पैसे डालने नहीं पड़ते। मैंने वो उसको कहते हैं स्पार्क प्लान लगाया हुआ है, वो ऑलरेडी हर महीने 100-200 जितने भी आप सेट करेंगे 50 यूरो से लेकर वो खुद से ही कर देंगे। आप बताएंगे महीने के शुरू में, महीने के बीच में, महीने का स्पार्क प्लान बेसिकली ETF में भी है और स्टॉक्स में भी पॉसिबल होता है। लेकिन सारे बाकी ब्रोकर्स में भी होती है ऑप्शन ऑटोमेटिक डिडक्शन सीमा वाली? नहीं, सब में नहीं होती है, ये कुछ तो ये अच्छी फीचर है कि आपको याद नहीं रखना कि आपने पैसे डालने हैं ऑटोमेटिकली, और आपको इवन देखने की जरूरत नहीं है। और ETF का मकसद ये है कि बस डालते रहो और उसमें और भूल जाओ पैसों को। और वो स्पार्क प्लान में ये भी फायदा है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी कंपनी का, लेकिन Amazon लेट्स से आप उसकी स्टॉक की प्राइस मोर देन 2000 डॉलर्स है, आप एक स्टॉक उसका नहीं खरीदना चाहते बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है, तो स्पार्क प्लान में भी वो ऑफर करते हैं कि आप उसका 100 यूएस पर मंथ खरीद लें, क्योंकि उसका फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन होता है, लेकिन स्पार्क प्लान पे आपको ये ऑफर करता है। तो वो इस तरह की ऑप्शन स्केलेबल कैपिटल में है। मैंने इटोरो से स्टार्ट किया था बिकॉज ऑफ द वर्चुअल अकाउंट। इटोरो में मुझे जो एक अच्छी बात लगी थी वर्चुअल अकाउंट के अलावा वो ये थी कि आप इटोरो तो उसकी एक अच्छी बात ये थी कि यू कैन कॉपी द पोर्टफोलियोज ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट अर्नर्स। सो फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर है या कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसका स्टॉक उसका पोर्टफोलियो 40% प्रॉफिट में जा रहा है, यू थिंक कि आप अगर उसको कॉपी कर लें ऑटोमेटिकली वो जो बाय करेगा जो सेल करेगा आपका अकाउंट उसी के हिसाब से चलता जाएगा एंड जो प्रॉफिट उसको होगा वही सेम प्रॉफिट उसकी फीस देनी पड़ती है। आई एम नॉट श्योर उसको कोई प्रॉफिट आता है, डिपेंड्स है इसको फॉलो करना। मेरे ख्याल कुछ पेड भी होते हैं, आई एम नॉट श्योर, मैंने पर्सनली यूज लेकिन आप कॉपी कर सकते हैं। इसको फॉलो बाकी ये कि देयर इज नो राइट आंसर टू दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर बंदा अपने जो ब्रोकर जो यूज करता है उसका एक अपना पर्टिकुलर रीजन है, मेरा अपना पर्टिकुलर रीजन है, कोई और इग्नोरो या कोई और फॉर एग्जांपल नया ब्रोकर बोलेगा वो बोलेगा नहीं मुझे इसमें ये फायदा है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च, आपको जो फीजिबल लगता है आप उसमें ट्राई करें, इनफैक्ट सब ट्राई सब करें और फिर देन रेल फाइनलाइज करें खुद से कि आपको ये अच्छा लग रहा है, ये सूट कर रहा है, तो व्हाई नॉट दिस। ये डेमो अकाउंट कितना सा यूज किया था बिफोर के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट शुरू की? मैंने तो 1 महीने किया, लोग 6 महीने करते हैं, लोग 10 दिन भी करते हैं, लोग 15। बट हाँ एक टिप मैं देना चाहूँगा उसमें, जैसे आपको अगर 1 लाख यूरो मिल जाए तो डोंट जस्ट प्ले इट लाइक अ गेम कि मैंने 10,000 ऐसे ही लगा दिए, 15,000 इन्वेस्ट लाइक कि मैं अभी इस वक्त कर रहा होता 100 यूरो रियलिस्टिकली मैं अगर 100 यूरो कर रहा होता इन्वेस्ट, मैं 100 यूरो करूँ और मार्केट को ऐसे एनालाइज करूँ कि अब मेरा रियल 100 यूरो लगा हुआ है, अब मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है। अब क्योंकि मैंने एक टाइम पे ऐसे टाइम पे किया था जहाँ क्योंकि क्राइसिस था, तो ऑल ऑफ अ सडन जब रिकवर होना मार्केट स्टार्ट मुझे लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू लेट्स ट्राई मैंने तो मैंने हिम्मत करके इन्वेस्ट कर दिया। बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, लोग 6 महीने करते हैं, लोग ये भी करते हैं वर्चुअल करके पे करते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स। जी ये डेमो अकाउंट होता है, उसमें आपको वर्चुअल करेंसी आप एक तरह से रियल पैसे नहीं है लेकिन वर्चुअल करेंसी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं
और वो आप बेसिकली कैसे करियर इन्वेस्ट करें, वो मार्केट के हिसाब से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, एक तरह से आपको एक फीलिंग लाने के लिए कि एक्सपीरियंस और इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे होगी। ये कहाँ पे होता है? ये eToro के अंदर फीचर है। eToro। eToro वो ब्रोकर कंपनी है और अकाउंट आप उसमें खोलते हैं और अच्छा, हाँ अभी पहले आपने बात की थी काफी हम ब्रेक में मेरे ख्याल से जाना चाहिए, बस लास्ट बार में पूछ नहीं तो बस वो बहुत सारे लोग So is there like something कि आपके बैंक से खुद ब खुद मंथली कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में चली जाए या you have to manually invest like ये तो मैंने बताया अभी ऑलरेडी स्पार्क बैंक का मकसद ये है कि नहीं आपकी सैलरी में से खुद ब खुद डिडक्शन वहाँ इन्वेस्टमेंट होती रहे ऑटोमेटिक लाइक वो तो अगर कंपनी खुद अगर कोई प्रोविडेंट फंड टाइप कोई चीज इन्वेस्ट करी तो अलग बात है, लेकिन जर्मनी में मैंने नहीं Generally, you have to manually take money from your account and put in another account and then manually do this. ये यूँ नहीं है कि हर मंथ खुद ब खुद 50 यूरोस जाते जा रहे हैं आपके। वो तो एम्प्लॉय पर डिपेंड करेगा ना। नहीं अगर आप चाहते हैं एक शेयर है आपको पसंद है एप्पल का, अब आप चाहते हैं हर मंथ आपकी सैलरी 50 यूरोस के एप्पल खरीदे जाएं ऑटोमेटिकली, ऐसा भी तरीका है। वो बिल्कुल स्पार्क बैंक का कॉन्सेप्ट ये है कि आप सेट कर दें अपनी ऐप के अंदर कि भाई हर महीने 100 यूरो एप्पल के अकाउंट में चले जाए, ठीक है, और अगर वो ब्रोकर अलाउ करता है जैसे स्केलेबल कैपिटल अलाउ करता है ऑलरेडी वो महीने की हर पहली तारीख को 100 यूरो कट के पहुंच जाएंगे एप्पल के शेयर खरीदे जाएंगे ऑटोमेटिक नहीं करता। हां ओके थैंक यू। लेकिन हर ब्रोकर नहीं देता, स्केलेबल कैपिटल जरूर देता है। ये आपने पहले बैंक के भी बारे में बताया था कि बैंक के अकाउंट होते हैं, लेकिन मैंने जो सुना है कि वो बैंक वाले ऑटोमेटिकली जो बैंक वाले वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लोग होते हैं वो आपके लिए बाय सेल वगैरह कर देते हैं, वो मतलब फीस तो लेते हैं लेकिन वो फिर आपके लिए सारा अपने एनालिसिस के हिसाब से वो खुद बाय सेल वगैरह कर देते हैं। अच्छा वो ये वेल्थ अकाउंट की बात करें जो मैनेज्ड ऑटोमेटेड अकाउंट होते हैं जैसे स्केलेबल कैपिटल भी देता है जो पेड अकाउंट है कि आपके बिहाफ पर ही मैनेज भी करते हैं, जैसे तुम मेरे द्विजबान की वो बात कर रहे हो, तो अगर सवाल ये कि वो करना चाहिए कि नहीं, फायदा नुकसान उसका तो कोई वो डिपेंड। अगर आप जो है वो प्रीमियम पे कर सकते हैं उसका और उसके रिटर्न में आपको खुद कोई जो है वो रिसर्च नहीं करनी है, वो खुद करेगा रिसर्च अब डेलीगेट मैनेज करेंगे आपने अपना सारा जो वर्क है वो डेलीगेट कर दिया तो उसकी फी चार्ज करेंगे वो, तो अगर काम खुद करना चाहते हैं आप खुद कर दें, अदरवाइज आप उनको पे कर दें और वो रिटर्न कितना दे रहे हैं अल्टीमेटली वो खुद तो नहीं दे रहे कंपेयर टू मार्केट। इसके लेटर के बता दूं कि ये भी और ऑप्शन है कि मैनेज अकाउंट है जिसमें बैंक ऑलरेडी कहते हैं कि भाई हम हमें पैसे दे दो हम सब कुछ कर लेंगे, और दूसरी थोड़ी सी लाइटर वर्जन ऑप्शन ETF की है तो उसमें आप इन्वेस्ट खुद कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप मार्केट के ऊपर छोड़ रहे हैं यार हम मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन सी कंपनी से वो, लेकिन वो ओवरऑल ETF ग्रो कर जाएंगे, मे भी उसकी ग्रोथ उतनी ही होगी जितनी इंडिविजुअल कंपनीज की अपने हिसाब से होगी, लेकिन वो फिर भी एक कह रहे हैं कि सेफर ऑप्शन है, और ये बिल्कुल ही सेफर ऑप्शन की एक्टिविटी है जिसमें आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे, आप कैसे बस पैसे ले लो और इन्वेस्ट करो खुद से। एक क्वेश्चन है कि टैक्सेशन का क्या होता है, एसेट्स आप क्लियर करने पड़ते हैं टैक्सेस में? लास्ट टॉपिक टैक्सेशन पर है, अच्छा कवर करेंगे। अभी लास्ट स्लाइड में था मिनिमाइज लॉसेस और मैक्सिमाइज प्रॉफिट कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये आप सेल कर देना चाहिए। ये मैं सोच रहा टॉपिक में उस पर लॉन्ग ब्रेक के बाद ये हम स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करेंगे, मार्केट स्ट्रेटजीज किस तरह अप्लाई करते हैं और क्यों करते हैं, मैं इसका जवाब देंगे। चलिए एक और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ये स्टॉक्स इतने परसेंट ये वाले लेने हैं और दूसरे मतलब किसी के पास अगर 5,000 आगे होगा तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अली भाई ने बताया था कि 10,000 रुपये अगर 5 से 7 कंपनीज हों और अकाउंट अगर इंडस्ट्री कितने होने चाहिए और वैल्यू स्टॉक कितने होने चाहिए, पैनी स्टॉक कितने होने चाहिए? ये तो ये दैट डिपेंड्स, इट्स वेरी लाइक ये आप इसमें कोई सही गलत आंसर नहीं हो, ये बहुत पर्सनल चीज है, आपको सॉर्ट ऑफ ट्रैप है कि आप लाजमी नहीं है उस, लेकिन अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास भी नहीं होती तो मैं उस स्टॉक्स को प्रेफर करता हूँ कि बाय ना करूँ जो ऑलरेडी पिछले फ्यू डेज में बहुत ज़्यादा राइज कर चुके हैं, अदर वे राउंड वो स्टॉक बाय ना करें पोस्ट जो ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है, अब फॉलिंग रॉक क्यों पकड़ना आपने, अपने हाथ क्यों तब नहीं करने आपने, वो स्टॉक बाय करें जो रिलेटिव स्टेबल है एक पॉइंट पे जो जिसकी ग्रो होने के चांसेस हैं, लेकिन जो फॉल कर रहा है या जो राइज कर रहा है उस पर हाथ ना डालें अनलेस कि आपको कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, नॉट द इनसाइड ट्रेडिंग लेकिन अगर आप उसकी कंपनी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि नहीं डेफिनेटली इससे तो पढ़ना ही पड़ना है ठीक है, लेकिन अदरवाइज इन जनरल ये अच्छा आइडिया नहीं होता उस वक्त बाय करना। आप भी एग्री करेंगे भाई?
ओके या एग्जैक्टली मैं इनकी बात करूँगा कि आपने अगर स्टॉक मार्केट के ग्राफ्स देखे या वो ऊपर जा रहे होते हैं या वो नीचे आ रहे होते हैं या फिर वो स्टेबल से होते हैं, ठीक है। वो जब ऊपर जा रहा होता है उसे हम कहते हैं कि दिस इज प्रोग्रेशन, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं स्टॉक इस वक्त। जब वो नीचे आ रहा होता है उसे कहते हैं करेक्शन या रिग्रेशन। और जब वो स्टेबल होता है, जब वो मतलब कि वो बहुत कम उसकी मूवमेंट होती है, वो वाला सबसे बेहतरीन टाइम होता है किसी स्टॉक को बाय करने के लिए। आई एग्री विद यू ऑन दिस, अनलेस कि वही वाली बात कि आपका बहुत ट्रस्ट है किसी कंपनी पे कि ये कंपनी का फ्यूचर इज बहुत ब्राइट, इसकी फ्यूचर रेवेन्यू, इसका फ्यूचर बिजनेस मॉडल और वो सब कुछ बहुत अच्छा है, तो रिगार्डलेस कि ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, आई मस्ट बाय। सो या यू शुड गो अहेड एंड बाय। अच्छा, तो अभी हम सेशन इंडायरेक्टली शुरू कर दिया जी भाई ने, तो हम 12 बजे हम दोबारा से करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके बाद ये वेन्यू में 12:30 तक है, राइट? साढ़े 12 तक बिल्कुल क्लोज क्लोज है, तो आखिर में हम चाहेंगे थोड़ी नेटवर्किंग के लिए टाइम हो, तो इसलिए थोड़ा जल्दी सवालों पर जाएंगे। अच्छा, इसी पर एक पहले वो ब्रोकर का एक आखिरी सवाल था CFD के ऊपर। जी, मेरा सवाल ये था कि हाउ टू फाइंड ए रिलायबल ब्रोकर, क्योंकि आपको पता है, आई एम श्योर कि जो आपने नाम लिए टोरो और इसके लिए दे रिलायबल, लेकिन आपको पता मार्केट में ऐसे भी है कि स्कैम्स हैं, गाली भेड़े हैं, और वो इन द बिगनिंग आपको बड़े अच्छी तरह से फ़ोन कॉल्स करते हैं और आपको कंसल्टेंट प्रोवाइड करते हैं। इन द बिगनिंग दे मेक यू फील गुड कि यार तुमने थोड़ा सा प्रॉफिट इन्वेस्ट किया और हमने प्रॉफिट भी लेके दिए, हमने आपने 500 यूरो इन्वेस्ट किए, ऊपर से 500 हमने अपनी जेब से आपको बोनस दी, सब वो आपको ट्रैक करते हैं पूरा। जो आपको पैसा दे रहा है ना वो ठीक नहीं है। जो सवाल था बेसिकली हम सबके लिए कि रिलायबल ब्रोकर होने की कोई चेक लिस्ट, मतलब हाउ टू फाइंड। वैसे मिसाल तौर पर एक +500 एक स्टाइलिंग कंपनी नहीं आई मार्केट पर, एग्रेसिवली वो लोग मार्केटिंग है, आई एम नॉट श्योर कि वो रिलायबल है या नहीं, लेकिन ये जानना, ये पता करना कि ये रिलायबल हैं, मिसाल के तौर पे कि जी बाफिन से रिकॉग्नाइज्ड है, ऐसी कुछ चेक लिस्ट, कुछ आपकी टिप्स हैं कि जी क्योंकि इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग रेपुटेशन, पैसे इन्वेस्ट करूं एक टाइम के बाद फॉर गुड कि मैं, और वो मेरे पैसे ही लेके भाग जाए टाइम के बाद, और ओके पहली बात तो ये कि अगर मुझे कोई नया ब्रोकरेज अकाउंट खोलना है तो मैं उसमें नेटवर्किंग करूंगा, मैं लोगों से पूछूंगा जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो किस किस कंपनीज के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्रोकरेज कौन से यूज कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड, राइट? कुछ सालों से कर रहे हैं वो, कुछ मतलब जो इन्वेस्ट अभी स्टार्ट नहीं किए, मतलब जो 2-3 साल से किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, विच मींस दिस कंपनी इज रिलायबल, पहली बात। दूसरी बात है कि जब किसी भी ब्रोकर पे आप अकाउंट खोलते हैं तो वो एक गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी का, यूरोपियन कंट्रीज में जो भी कंपनी का में आप करते हैं जिस कंट्री में वो है, उसका वो एक आपको वो लिंक प्रोवाइड करते हैं जिसमें बेसिकली पढ़ सकते हैं कि वो रजिस्टर्ड है विद दिस रेगुलेटर ऑफ दिस कंट्री, और जिसके थ्रू उसके जो जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब इंश्योर्ड हैं। सो ये चीज़ एक अच्छी होती है देखने के लिए, अगर आपका अकाउंट इंश्योर्ड है अप टू 100,000 यूरोज, दैट्स आई थिंक रिलायबल। अगर वो कंपनी बैठ भी जाती है तो जो गवर्नमेंट आपको पैसे देगी। और उसके पीछे बैंक कौन सा है, बैंक भी आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, जैसे अगर इनकी दीबा है या कोई और मशहूर एक बड़ा बैंक है उस ब्रोकर के पीछे, तो आप उसकी ट्रस्ट कर सकते हैं कि यार ये कितने पुराना है, कब से कर रहा है, नेटवर्किंग और कौन से लोग कर रहे हैं, और एग्जैक्टली जैसे ई ट्रेड में मैं करता हूँ, ई ट्रेड किसी ने नाम सुना हो, शायद किसी ने ना सुना हो, लेकिन मॉर्गन स्टैनली को बहुत लोग जानते हैं, तो ई ट्रेड के पीछे जो बैंक है वो मॉर्गन स्टैनली है। सो दिस आल्सो गिव्स, वो यूएस बेस्ड है, तो ट्रांजैक्शन बेस में भी आपसे बात ही कर रहा था सर ट्रेड में, अगर उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के ट्रांजैक्शन फीस भी हो सकती है काइंड ऑफ, अगर यूएस ब्रोकर यूज करता ओके। मैं बेसिकली इन्वेस्ट करता हूँ यूरोपियन मार्केट में और अमेरिकन मार्केट में। सो अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए मैं ई ट्रेड का अकाउंट ही यूज करता हूँ, जिसमें मुझे फिर ट्रांजैक्शंस नहीं पड़ती हैं, लेकिन मैंने ये भी किया है काम कि मैंने वहाँ पे कुछ शेयर्स बाय किए थे और वो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किए थे, और यहाँ से मैंने वहाँ भी ट्रांसफर किया, मैंने दोनों करके देखी है। उसमें ऑफ कोर्स देयर इज सम फी और थोड़ा टाइम लगता है, वो मतलब कि इन फ्रॉम सम वीक्स टू सम मंथ्स, तो जी मैंने जिक्र किया था उनको एक्सपीरियंस है। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप दोनों जगह अकाउंट खोलें, अगर आप यूएस में इन्वेस्ट करना है तो कोशिश करें वहाँ भी एक आप खोल लें, इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, मतलब उसके कोई मंथली चार्जेस नहीं है। सो आप अपना अगर कोई इन्वेस्टमेंट यूएस में करनी है वो वहीं से करें, आपकी दो चीज़ें बचेंगी, आपकी ट्रांजैक्शन फीस बचेगी, आपकी एक्सचेंज रेट फीस बचेगी। सो पर्सनली इन माय केस डॉइचे बैंक से जो ट्रांसफर करते हैं तो ई ट्रेड और ई ट्रेड से वापस वायर्ड जो भी होती है उसमें 2 चीज़ करते हैं। Oh, that's too much actually. It's too
क्योंकि मैं भी वो यूज करता हूँ उसमें पैसों का चेकआउट या स्टॉक खरीदने पे? स्टॉक खरीदने पे आपको पहले वो बुक करना होता है। बहुत ज़्यादा है। नहीं, this is too much, this is too much। इसमें तो मार्क कंपनी का तो मजा नहीं देती। लेकिन ये S&P ग्लोबल मेनली काम कर रहा हूँ मैं, वो जो हमें इंडेक्सेस वो सारे प्लॉट होते हैं कुछ शेयर। राइट। लेकिन वो विंडो होती है जैसे भी आप सबने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी के उसी में आप कर सकते हो, बुक कर सकते हो। ब्रोकर में भी दो चीज़, जैसे अली भाई के पास मल्टीपल ब्रोकर अकाउंट्स हैं, मेरे जैसे बंदे के पास एक ही बहुत है। कुछ लोगों ने ट्रांजिशन भी किया है। आप लोगों में से है किसी ने कोई पहले कोई और ब्रोकर था फिर शिफ्ट किया किसी पर, या वही यूज़ कर रहे हैं पिछले सालों में जितने भी, या नया बनाया बस? एक्टिव ही है, ठीक है। तो अच्छा, अगला पेज मैं मूव करता हूँ लॉसेस के ऊपर। मतलब जैसे अभी आप कहते हैं मार्केट क्रैश नहीं है, मार्केट करेक्शन है। अपने आप को, अपने जहन को कैसे ट्रेन करें कि ये होगा और ये होना है और इस मार्केट को छोड़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछली में भी मेरे लिए वो बैड टाइमिंग थे पिछले साल शुरू करना चाहिए का। ऑलरेडी स्टॉक्स हाई थे, मैं अब लॉस में हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली मैं लॉन्ग टर्म के लिए हूँ तो मुझे इतना मसला नहीं है। मे बी दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन जनरल सब लोगों के लिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी मार्केट डाउन है ओवरऑल। लेकिन इस पर मैं सवाल है वैसे कि क्या आप इस पर क्या कहेंगे कि या इट्स ऑलवेज द राइट टाइम, इट्स ऑलवेज नेवर द राइट टाइम? नहीं, पहले मैंने जब भी डूज एंड डोंट्स में बताया कि आपने इमोशनल नहीं होना है, पहली बात। दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा वो प्रेशर में आके और वो आपके डिसीजंस नहीं लेंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर वही वाली बात है, अगर मैंने कोई कंपनी का शेयर चूज किया है विद दिस माइंडसेट, विद दिस नॉलेज कि ये कंपनी की फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, तो अगर उसका शेयर फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स नीचे जा रहा है, इट डजंट मैटर अनलेस कि मैंने अपना ट्रस्ट लूज कर दिया है, वो कंपनी का बिजनेस मॉडल खत्म हो गया है या उसके फ्यूचर रेवेन्यूज एंडेजर्ड हो गए हैं, सो या फाइन आई मूव आउट। लेकिन यूजुअली अगर आपने ये चीज लर्न कर ली है कि आपने इमोशनली इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, दैट इज अ क्रक्स। अगर आप ये कर चुके हैं, इस चीज को मास्टर कर लिया आपने। मेरी वैसल भाई से बीच में बात हुई थी तो वो इसी चीज के ऊपर थी कि यू गेट टू गेट वेरी स्ट्रॉन्ग नर्व्स फॉर इन्वेस्टमेंट, कि ये नहीं है कि आपने देखा कि स्टॉक अभी चल रहा है, पैनिक होकर आपने सेल कर दिया उसको, क्योंकि फिर आपको याद आएगा यार बैंक में पड़े थे कि मतलब नेगेटिव तो नहीं थे ना अभी। नो दिस इज द क्रक्स टू अंडरस्टैंड कि अपने नर्व्स को स्ट्रांग करना है और इमोशनल बाइंग एंड सेलिंग नहीं करना है। हर बुरा वक्त एक जैसा नहीं रहता। नहीं, एग्जैक्टली। और करेक्शन इज या वही वाली बात होती है, करेक्शन जब स्टॉक्स नीचे आते हैं बिकॉज ऑफ सम ट्रेंड, अभी मतलब जानते हैं कोई पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं, कोई रीजंस हैं, स्टॉक्स काफी सारे नीचे आए हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। सो कुछ लोग को लगता है कि ये भी और नीचे जाएंगे, कुछ लोग को लगता है कि ये भी रॉक बॉटम को टच कर चुके हैं कि ऊपर जाएंगे। सो इट्स जजमेंटल, इट्स योर ओन पर्सनल जजमेंट। आप अभी बाय करना चाहते हैं, आप थोड़ा और वेट करना चाहते हैं, इस पे जी को जैसे कहते हैं ना कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइम इन द मार्केट, कि आपने लंबा सा लॉन्ग गेम है और उसमें तो, लेकिन आप अपनी टाइमिंग कैसे, आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकें, टाइम कर सकें मार्केट को? नहीं, आई गेस नहीं, ऐसा नहीं होता। आप टाइमिंग करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा ऑप्टिमम टाइमिंग को अचीव नहीं कर सकते, तो वो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रॉक बॉटम आया या नहीं आया उसका। जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर किसी कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं, जैसे एक चीज़ जब आप किसी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं ना कि आपने उस पर इन्वेस्ट करना है, तो डोंट जंप इन राइट अवे। आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करें, उसको देखें कि स्टॉक उसका मूव कैसे हो रहा है, फिर वो राइट टाइम चूज करें कि जब आपने उसमें एंटर होना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऑलरेडी कोई कंपनी सिलेक्ट की भी थी और वो आजकल डाउन है ड्यू टू द मार्केट, नॉट ड्यू टू इटसेल्फ ओनली, ऐसा नहीं है कि उसकी अपनी अर्निंग रिपोर्ट इतनी खराब थी कि वो 10% डाउन हो गई है, क्योंकि मार्केट में ही इन जनरल कुछ हालात ऐसे हैं कि सब कंपनीज डाउन है, तो ये टाइम अच्छा है उस स्टॉक को खरीदने का, क्योंकि आप ऑलरेडी वो उस स्टॉक को सिलेक्ट कर चुके हैं, आप ट्रस्ट करते हैं उस कंपनी के फ्यूचर के ऊपर। अब अगर वो उससे और नीचे जाती है, कोई बात नहीं, आपको तो नहीं पता वो बॉटम कब आएगा उसकी मल्टीपल स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। मेरे दोस्त हैं, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत देर से किया करते थे, तो उन्होंने ये कहा था कि आपने अगर किसी कंपनी के नेट 10 स्टॉक्स खरीदने हैं तो पहली अटेम्प्ट में 10 के 10 नहीं खरीदने आपने, आप 2 या 3 खरीदने उसके, वेट करें, अगर वो और जाती है तो फिर 2 या 3 और खरीद लें, तो ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करने, या फिर आप कहते हैं कि मैंने ज्यादा नहीं पढ़ना, मैंने बस खरीद के रख लें बिकॉज मैंने उसको 10 साल रखना है, देन गो फॉर इट एट वंस। तो
डिपेंड करता है कि आपने कितनी लॉन्ग टर्म उस कंपनी के साथ रहना है। अगर आपने लॉन्ग टर्म रहना है 5-10 साल, तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको स्टेप्स में बाय करते हैं या 1 साल बाय करते हैं। वो इन जनरल ऑन एवरेज वो 10 साल के अंदर उसकी वो एवरेज हो जाएगी पूरी। लेकिन अगर आपने उसको रिलेटिवली कम टाइम के लिए बाय करना है, तो फिर ऑफकोर्स आप उसको स्टेप्स में बाय कर सकते हैं। एक और चीज़, जो डिविडेंड स्टॉक्स हैं उनको भी ध्यान रखना होता है आपने कि वो जब अक्सर 2-3-4% डाउन जाते हैं, तो कभी डिविडेंड की वजह से भी डाउन जाते हैं, बिकॉज डिविडेंड कंपनी अपनी जेब से नहीं देती आपको, वो स्टॉक प्राइस में से ही देती है। अगर स्टॉक की प्राइस 10 यूरो है और उसने आपको डिविडेंड 1 यूरो देना है, तो जिस दिन वो पे आउट करेगी नेक्स्ट डे स्टॉक की प्राइस 10 से 9 हो जाएगी। अब अगेन अगर आप उस कंपनी में बिलीव करते हैं और आपने उसको खरीदा नहीं हुआ पहले, तो वो भी कभी कभी टाइम अच्छा होता है खरीदने का, लेकिन फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो आपको 1 साल के बाद दोबारा से उसका रिटर्न आएगा। लेकिन वो ऑलरेडी वो 1 यूरो कम हो चुका है उसकी प्राइस में, बिकॉज ऑफ कि उसने डिविडेंड पे आउट किया है। तो ये सारी चीज़ें, सारी डेट्स आपने कंपनीज की पहले टेबल एक्सेल में भी लिख लें और उसके लिहाज से फिर आप टाइमिंग करें कि कब आपने बाय करना है। लेकिन ये मत टाइम करें और इस बात पे रिग्रेट मत करें कि आपने उस कंपनी को रॉक बॉटम पे बाय नहीं किया। अगर आप रिग्रेट करेंगे तो मे बी नेक्स्ट टाइम आप सेम गलती करेंगे मोस्ट लाइकली। दरमियान आपसे सवाल ये होगा कि अब जैसे फोमो वाली फीलिंग आती है आपने कि यार फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अब इतनी सारी कंपनीज हैं, आप शायद हो सकता है अपने पोर्टफोलियो में 10 कंपनीज हो, 15 कंपनीज हो, लेकिन फिर भी 16 और फिर भी 50 कंपनीज जिसमें नहीं अभी इन्वेस्ट किया, तो उससे कैसे मैनेज करते हो और कितनी फ्रीक्वेंटली नई कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो और किस तरह डिसाइड करते हो कि यार अच्छा मैं नेक्स्ट महीने से इस नई कंपनी में शुरू करूँगा? सबसे पहले तो मेरी ये स्ट्रेटजी है कि इन्वेस्ट मनी दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज। तो हर महीने में कितने पैसे अफोर्ड कर सकता हूँ लूज करना, वो 100 यूरो भी हो सकते हैं और 200 भी हो सकते हैं और 5000 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द पर्सन। तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ मॉडरेट रिस्क, बट स्टिल इट गिव्स मी, मेरे दिमाग में एक सुकून है कि हाँ मैं 200 यूरो अगर मेरी चली भी जाए तो आई डोंट केयर, मैं मतलब मुझे या तो फ़ायदा होगा या तो लॉस होगा, इट्स आइदर बाइनरी 1 और 0। दूसरी चीज़ ये कि मैं नई कंपनी को उस वक्त अपने उसमें कंसिडरेशन में लाता हूँ जब मेरे पास एक इनफ कैपिटल जमा हो जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे एक XYZ कंपनी में इंटरेस्ट हुआ है, मुझे पता चला कि ये कंपनी बहुत अच्छे डिविडेंड देती है, बहुत सालों से है, बहुत स्टेबल है और मुसलसल डिविडेंड पे करती हुई आई है। आई थिंक दैट कंपनी माइट कैच माई इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो मैं उसके लिए कैपिटल जमा करूँगा और जब मैं कैपिटल जमा कर रहा हूँ साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस देखता जाऊँगा कि इसका पीक फैक्टर कितना है, ये ऊपर कब जा रही है, इस वक्त क्या। अब राइट टाइम जो है, जैसे अभी ये 2 भाई ने बताया, देयर इज नो परफेक्ट राइट फॉर मी, आई थिंक देयर इज नो आइडियल टाइम। हर दफ़ा बाय करने के बाद हम यही सोचते हैं कि यार मैं या थोड़ा वेट कर लेता या पहले ले लेता, तो देयर इज गोइंग टू बी अ रिग्रेट एवरी टाइम, सो यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। So whenever I want to add more companies, I first decide कि मेरे पास इतना कैपिटल है कि मैं और फर्दर लूज करना अफोर्ड कर सकता हूँ नहीं कर सकता। इसके बाद इसको मॉनिटर करूँ कि कंपनी कैसे कर रही है, क्या कर रही है। देन ऑफ कोर्स फिर टेक्निकल एनालिसिस, वो जो फाइनेंशियल एनालिसिस होता है वो फिर डीप में उसको फिर जाके, खैर हर बंदा यही करता है, लेकिन मैं कोशिश मेरी ये होती है कि मैं ज़रा देखूँ कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, इसके बाद में। और इसी रिलेटेड कि क्या आप लोग कैपिटल अपने पास रखते हैं एज अ बैकअप ब्रोकर अकाउंट में, जिसको डिपोट अकाउंट भी बोलते हैं, या क्योंकि आमतौर पर होता है सैलरी आएगी तो पैसे आएंगे, लेकिन अब बीच में क्या पता एक अपॉर्चुनिटी आई हो बीच महीने में कि यार शिप डीप आया हुआ है, खरीद सकता था मैं, लेकिन पैसे नहीं है, तो आप लोग क्या करते हैं? सैलरी आती है तो खरीदते हैं आमतौर पर, या डिपोट अकाउंट में रखते हैं कि कोई ना कोई मौका मुझे मिल जाएगा? पहली बात, पैसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं ये की बात से मैं एग्री कर रहा हूँ कि जब मैंने एक पोर्टफोलियो अपना मैनेज कर रहा हूँ, उसमें लेट्स से 20 स्टॉक्स हैं मेरे पास, तो मैं 5-10 स्टॉक्स की इवैल्यूएशन ऑलरेडी कर रहा हूँ मैं, कि जो मेरे पोटेंशियल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो सकती है नेक्स्ट, राइट, वो मैं साथ साथ अपनी कर रहा हूँ, राइट। और मैं अपना जो थोड़ा कैपिटल अपने पास मेंटेन करता हूँ, ठीक है, मैं सब पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, थोड़ा सा मेंटेन करता हूँ फॉर दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मुझे पता है कि ये 10 स्टॉक्स जिनको मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ अभी, इसमें से इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इस मंथ में आने वाली हैं, और उसके बाद फिर पोटेंशियली इसको या डिप करेगा या ऊपर जाएगा, इस किस्म की बेसिस पे मैं अपने पास कुछ स्टॉक कुछ कैपिटल मेंटेन करता हूँ और मैं उसे फिर ताकि मैं जब चाहूँ बाय कर सकूँ, अपॉर्चुनिटी आती है वेल कर सकूँ, मैं ये करता हूँ। ऐसे बिल्कुल ये करना कि मैं महीने के आखिर में वो करूँ, शुरू में करता था, यू नीड टाइम टू बिल्ड सम कैपिटल, राइट। शुरू में आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपके पास
इतने सारे पैसे हो तब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें कि आप 8-10 कंपनी में इन्वेस्ट भी कर लें और 5-10 हज़ार यूरो संभाल के भी रख लें अपने पास फॉर एग्जाम्पल, और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता। सो इनिशियली आपको ये करना होता है कि थोड़ा थोड़ा हर महीने अपनी सैलरी में से आप उसमें मेंटेन करें, रखते जाएं, जमा करते जाएं, इन्वेस्ट करते जाएं, लेकिन ओवर टाइम ऑल्सो बिल्ड सम बैकअप कैपिटल विद यू, जिसको आप बाद में ऐसे जो पोटेंशियल्स निकलते हैं अचानक उसमें आप इन्वेस्ट करें। सही। इसमें कुछ ऐड करेंगे कि मैं अपनी तरफ से ये ऐड करूँगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर कर देता हूँ। चलो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। तो जैसे रमाई ने बताया कि आप अपना थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके रख सकते हो उसके अंदर। मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटजी वो ये है कि मैं अपनी एक अमाउंट हमेशा रखता हूँ। समटाइम वो 1000 होती है, समटाइम वो 2000 होती है, डिपेंड मेरी सेविंग कितनी है और मैंने कितने पैसे, जैसे मैंने आपको बताया हर महीने 200 करके मैंने कितने जमा कर लिए और कितने मेरे को बाकी है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने स्केलेबल कैपिटल में यूज़ करता हूँ, तो स्केलेबल कैपिटल में अगर आपने 2000 रुपये रखे हुए मिसाल के तौर पे, अब आपको उन 2000 रुपये की ज़रूरत है, तो स्केलेबल कैपिटल में जब मैंने अभी रिसेंटली विड्रॉ करने की कोशिश की तो इट टेक्स 2 बिजनेस डेज, इट डिपेंड ऑन द ब्रोकर बाय द वे। हर ब्रोकर की अपना अपना एक वो है तरीका है। तो स्केलेबल कैपिटल जो मुझे 2 दिन में देता है तो वो रिटर्न वो मेरा पैसा, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि वो पैसा आपको इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होगा। इन दैट केस अल्टरनेट सोल्यूशन ये है कि यू कैन यूज द क्रेडिट कार्ड बिकॉज यू नो दैट अमाउंट इज गोइंग टू कम बैक इनटू योर अकाउंट एंड देन यू कैन ऑफ कोर्स पे इट बैक। तो इन दैट केस दैट वर्क्स, बट स्टिल यू हैव टू बी श्योर कि आपको पता होना चाहिए कि ये पैसा अभी जो ब्रोकर अकाउंट में रखा है फौरन आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। सही। सवाल। अच्छा, हमने भी बात की कि हमने कंपनी को लॉक कर लेना, उसको स्टडी करना है, उसकी परफॉर्मेंस देखनी है। वो परफॉर्मेंस एंकर्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल कि आपने कहा कि ग्राफ ऊपर जाए नहीं लेना, नीचे नहीं लेना, स्टेबल पे लेना है। एक P/E रेशो होती है, उसके बारे में बता दें। कुछ और परफॉर्मेंस एंकर्स है किसी कंपनी को मैयर करने के लिए, तो वो भी बता दें। फॉर एग्जांपल हम कन्फाइन करते हैं टेक मार्केट में चला गया, मैं AMD को उठा लिया, मैंने NVIDIA को उठा लिया, दोनों की P/E रेशो मैं देख रहा हूँ, एक की 40 एक की 100 है। 100 में बहुत ज़्यादा ओवर कॉस्ट हुआ है। अगर मैं ऑटोमोबाइल को उठा तो टेस्ला को BMW अराउंड 30-40, टेस्ला मोर देन कुड बी 100। तो इसके बारे में ज़रा बता दें। वो पिलर्स ऑफ वैल्यूएशन तो बहुत सारे हैं मेरे ख्याल से, बहुत काफ़ी ज़्यादा है उसमें, बहुत होंगे लेकिन कुछ जो बहुत इजी, इसमें तो कई घंटे गुजर सकते हैं इस बात में। इसमें तो कई घंटे गुजर सकते हैं इस बात में। P को नहीं, वो आपको बताया P एक फैक्टर है जो आपको थोड़ा सा गाइड करता है, इंडिकेट करता है, लेकिन उसके बाद आपको स्टडी करना होता है। स्टॉक प्राइस जो होती है ये किसी कंपनी के फ्यूचर रेवेन्यूज और फ्यूचर प्रॉफिट्स की एक समझते कि आप करंट वैल्यू मार्केट करंट प्राइस वैल्यू बेसिकली इससे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मतलब उस कंपनी के फ्यूचर पे इन्वेस्ट करते हैं। या फ्यूचर पे स्टॉक प्राइस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्यूचर रेवेन्यूज एंड फ्यूचर प्रॉफिट्स। ये आज का जो परफॉर्मेंस उसके ऊपर नहीं है। बात हो रही थी फैसल भाई से कि कुछ कंपनीज, कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं, आप अभी भी देख सकते हैं कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इट हैज अ वेरी गुड हेल्दी प्रॉफिट, हेल्दी रेवेन्यू, लेकिन उसकी स्टॉक प्राइस नीचे जा रही है। आई वुड नॉट से, बट या यू सबसे कंट्रोवर्शियल स्टॉक है। मैं इसलिए स्टॉक का नाम नहीं दूंगा बिकॉज़ दे विल नॉट टेक एनीथिंग, लेकिन उसकी वजह यह है कि लोगों को लगता है, मार्केट को लगता है, एक्सपर्ट्स को लगता है कि उसका फ्यूचर रेवेन्यू, फ्यूचर बिजनेस मॉडल इज इन डेंजर। अभी तो अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन फ्यूचर में इट हैज नो फ्यूचर एट ऑल बेसिकली, तो उसकी स्टॉक प्राइस नीचे जा रही है, राइट। सो जो PE रेशियो है या उसका ट्रेंड अभी का है वो आपको अभी क्या हो रहा है वो तो बताएगा, लेकिन फ्यूचर में आप इन्वेस्ट करें, एक्चुअली स्टॉक में जब इन्वेस्ट करते हैं वो फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, उसके लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि वो कंपनी, उसका फ्यूचर बिजनेस मॉडल क्या है, उसके बारे में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, उसी इंडस्ट्री में और कंपनीज जो हैं उसके बारे में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन आपको देखना पड़ेगा, यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं। दिस इज द रिसर्च आई वुड सजेस्ट कि जब भी आपने किसी स्टॉक में करनी है, ये करनी है, आप उसकी आज की परफॉर्मेंस पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसकी फ्यूचर पे इन्वेस्ट। जैसे मैंने बताया इसमें 2 दिन, या तो खुद करें या तो किसी को सुन लें जो कर रहा है। जो मैं यूट्यूब चैनल रिकमेंड करता है एवरीथिंग मनी, वो 8 पिलर्स उन्होंने बनाए हैं, हर कंपनी हर वीडियो में एक कंपनी को करते हैं, नेटफ्लिक्स उसके 8 के 8 पिलर्स पे एनालिसिस करते हैं। उससे अगर आप उन पर ना भी ट्रस्ट करें, आपको ये पता चलेगा ये पिलर्स होते हैं, और आप बेशक खुद से उन पिलर्स पर अपनी इंडिविजुअल लेवल पे भी रिसर्च। और ट्रस्ट में पिलर्स सिर्फ 8 ही होते हैं, 100 से ज्यादा होते हैं। हां, उन्होंने 8 शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, एग्जैक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 किए हुए हैं डेफिनेटली। तो ये बस ये था कि बेसिकली जैसे वो बता रहे थे एंकर्स क्या हैं, ये जो मोस्टली ब्रोकर्स में एक वो एनालिस्ट व्यू लिखा होता है, हाउ रिलायबल इज दैट, वुड यू रिकमेंड
motivated because I assume कि उसके वो भी हर ब्रोकर में नहीं होता। शॉर्टलिस्टेड होती है। अल्फा ई-ट्रेड में सीक अल्फा इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो रिनाउंड वेबसाइट्स हैं वही हाँ। आर्टिकल्स लेके वहाँ डालते हैं। तो वो आप जो आर्टिकल्स किसी जगह पब्लिश हुए हैं उन वेबसाइट्स को आप देख लें तो कितनी स्टेबल है। लेकिन जो इटोरो में एक चीज़ का ध्यान जो अपने आप में कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह से चलता है, कम्युनिटी फेसबुक है, तो उसको ध्यान जैसे फेसबुक पे ऑफकोर्स फेक न्यूज़ बहुत कॉमन है, भी है, तो वो आप ध्यान रखें बिकॉज एज अ न्यू इन्वेस्टर जब आप उसकी न्यूज़ फीड्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऐसी मिलेगी जो कि लोग अपने ज़ाती व्यूज़ हैं वो लोग वैसे ही जैसे हम लोग हैं, तो उनके पीछे कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं होता तो कि आप उनके पीछे मत लगे। जैसे ई-ट्रेड में भी ऐसे ही क्योंकि वहाँ पे भी एनालिस्ट भी होता है। यस, इसमें कुछ एनालिस्ट होते हैं जिनके अपने पेड सर्विसेज आप बाय कर सकते हैं, अकाउंट्स आप उनके साथ बना सकते हैं जिसमें उनके बहुत एक्सपर्ट लोग जो होते हैं, पैनल्स होते हैं, वो डिफरेंट शेयर्स को, डिफरेंट स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं और उस पर अपना डेटा शेयर करते हैं, अगेन ऑन द पिलर्स, ऑन द एंकर्स, और ऑफ कोर्स फॉर दैट यू हैव टू पे मनी, राइट। और उसमें भी लेवल्स होते हैं कि आप जस्ट बेसिक रिपोर्ट उनकी बाय करते हैं, आप उसकी डिटेल रिपोर्ट बाय करते हैं, आप उनके सेक्टर्स बाय करते हैं, इंडस्ट्रीज बाय करते हैं या ओवरऑल बाय करते हैं उसको। अगेन भाई की इस बात से मैं एग्री करता हूँ। ई टोरो मैंने थोड़ा सा देखा था और मैंने इसलिए उसको यूज नहीं किया था कि उसको वो मुझे बहुत स्पेकुलेटिव लगा था। वो स्पेकुलेटिव है बिकॉज इट्स माय ओन मनी, राइट। सो वहाँ पे एक फीड आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये कोई मुझे बहुत अच्छी ओपिनियन दे रहा है, लेकिन वो किसी का जाती व्यू है, हाँ राइट, उसका किसी एक्सपर्ट ओपिनियन से कोई ताल्लुक नहीं है, राइट। सो इसलिए मैंने ई टोरो में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। और एक और सोर्स ये भी है कि बहुत से यूट्यूब पर इन्वेस्टर्स हैं जो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो पब्लिक करते हैं पेड अकाउंट्स के पीछे, कि अगर आपसे देखना चाहते हैं कि वो किन में इन्वेस्ट करें और कितना, वो बिल्कुल पब्लिकली बताते हैं कि मैं इतना मेरा स्टेटस है, इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, ये कंपनीज हैं, तो उनकी पेड सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स हैं, आप उससे भी देख एक अनदर सोर्स ऑफ वो है। आप करें ना करें फॉलो, लेकिन आपको कम से कम पता चलेगा कि यार ये बंदा इतना पुराना है, इन्वेस्टर है और ये कंपनीज में वो इन्वेस्ट कर रहा है। एक दो सवाल फिर आगे बढ़ेंगे। आपका हमारे पास 20 मिनट हैं, थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में जो आपके पास नॉलेज है पंडोरा बॉक्स मत खोलें क्रिप्टो का। क्रिप्टो के लिए प्राइवेट डिस्कशन आप बाद में, ठीक है, प्राइवेटली आप कर लेंगे, लेकिन ये सेशन स्टॉक के ऊपर है, क्रिप्टो की इजाज़त नहीं मिली मुझे मैंने पूछी इन सेक्टर्स के ऊपर के यूएस में हम सब करते हैं, यूएस को हमें पता होता है, हमें टेस्ला का पता है, यूरोपियन का पता होगा, डैमलर का पता है, बीएमए का पता है, लेकिन यूएस में ट्रस्ट ज़्यादा है वर्सेस यूरोपियन, मतलब पोर्टफोलियो में आप क्या कहेंगे परसेंटेज आपको, मतलब अज्यूम करूँगा मैं से मेरा 90% यूएस होगा, लेकिन ऐसा क्यों है? और यूरोपियन में या जर्मन में, हम जर्मन में एक्सक्लूसिवली कोई करता है आप में से कि जर्मन की कंपनी से ढूंढनी, मैंने मुझे बहुत प्यार है तो एक्सक्लूसिवली तो नहीं, लेकिन मुझे ज़्यादा हुआ पिछले 2 साल में जर्मन कंपनीज अक्सर बहुत स्टेबल है ज़्यादा, मतलब यूएस के। ये अच्छी बात है, बुरी बात है? आपके रिस्क को कंट्रोल करने की अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे 2 दिन में डबल हो जाए तो फिर बहुत अच्छी बात नहीं है। So वो फाइनेंस में टर्म होती है हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क नो रिटर्न, राइट। सो जर्मन कंपनी टू द मून वाला वेरी लेस रिस्क अवर्स और रिटर्न भी बहुत कम है, तो वो आपको बेसिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप डाइवर्सिफाई करें, कुछ पैसे आप ऐसी जगहों पर लगाएं जो कि लो रिस्क हो, ताकि आप कंप्लीटली जीरो पे ना चले जाएं, लेकिन कुछ पैसे को ऐसे भी लगाए जहाँ रिलेटिवली हाई रिस्क हो, वहीं पर आपको हाई गेन भी मिलेगा। सवाल मेरा सवाल था कि अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है वो सारी जहाँ तक मैं एनालाइज कर पाया हूँ वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर हुई है, और कुछ लोग डे ट्रेडिंग भी करते हैं, तो थोड़ा सा इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में मैं बता दूँ। डे ट्रेडिंग कौन करता है? डे ट्रेडिंग पे आपको पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं और उस पॉइंट पे फिर कुछ भी हो सकता है, इट कैन गो डाउन इट कैन गो अप, तो वो रिस्क है ऑफ कोर्स उसमें, और इट कैन गो ऑफ कोर्स 5% अप। डे ट्रेडिंग मैं से पहले पूछा कि डे ट्रेडिंग है लाइक डे ट्रेडिंग कितनी फ्रीक्वेंटली डे ट्रेडिंग है? हर घंटे, एक दिन में एक दफा? ओके, नहीं, यूजुअली जो कहा जाता है या माना जाता है कि अगर आप एक स्टॉक बाय करते हैं और उसको 1-2 हफ्ते या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर सेल करने की नीयत से बाय करते हैं, तो वो ट्रेडिंग है। इन्वेस्टिंग इज यूजुअली लॉन्ग टर्म, यूजुअली आप 1-1.5 महीना 2 महीने से ज़्यादा, या क्योंकि 3 महीने का साइकिल होता है कंपनीज का कि उनकी परफॉर्मेंस आती है, उनकी क्वार्टरली जो रिव्यूज आती हैं, तो अगर 3 महीने से कम करते हैं डेफिनेटली दैट इज ट्रेडिंग, 3 महीने से ज़्यादा करेंगे दैट इज डेफिनेटली इन्वेस्टिंग।
तो ये सिंपल कट ऑफ पॉइंट, ठीक है। आप वो एक हफ्ते वाले, एक महीने वाले, एक दिन वाले जो डे ट्रेडर वो है वो डे में ही करते होंगे तभी। हाँ, मतलब वो डे ट्रेडिंग कर लें, वीक ट्रेडिंग कर लें, आवर ट्रेडिंग कर लें, वो डे ट्रेडिंग के लिए मींस के बंदे को ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। वो एक जॉब करते हैं लोग, वो उससे कमाते हैं। आपको मैं इसकी एनालिसिस देता हूँ। आपको वेदर और क्लाइमेट का तो डिफरेंस पता है ना, कि वेदर आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी ऐसा 1 घंटे के बाद कैसा होगा, यू कैन मेक अ ट्रेंड, इट कुड बी गुड, इट कुड बी बैड, राइट? बट क्लाइमेट आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द सेम डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। क्या आप इसमें ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब बेहतर होगा, अगले दिन कल इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, या किसी कंपनी का वो आने वाला है परफॉर्मेंस, क्वार्टरली परफॉर्मेंस आने वाली है, आप कहते हैं मुझे लगता है कि ये अपनी जो उसकी ट्रेंड्स थे, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस उसको बीट करेगी, तो उसकी स्टॉक प्राइस ऊपर चली जाएगी, आप बाय कर रहे हैं। अब कल को उसकी बीट भी कर सकती है और कल को उसकी वो नहीं बीट कर सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। मतलब इसमें स्ट्रेस फैक्टर भी ज़्यादा और आपको हर वक्त अप टू डेट भी रहना पड़ता है न्यूज़ वगैरह के साथ। लेकिन एक चीज़ इसमें और है कि हमेशा इन्वेस्टिंग इज नॉट गुड, हमेशा ट्रेडिंग इज ऑल्सो नॉट गुड। जैसे जब मार्केट प्रेशर होती है, सो समटाइम आई ऑन पर्पस डू ट्रेडिंग एंड नॉट इन्वेस्टिंग। अच्छा, एक स्विच कैसे करते हैं? ये मतलब जब आउट ऑफ कंट्रोल कोई फैक्टर्स पॉलिटिकल मार्केट वोलेटाइल है, तो फिर आई कम आउट फ्रॉम द इन्वेस्टिंग, नॉट फ्रॉम ऑल द स्टॉक्स फॉर सम। मैंने वो भी अपना बनाया होता है कि अगर मार्केट वोलेटाइल होगी तो मेरे 10 के पोर्टफोलियो में से ये 3 है जिनको मैं ट्रेडिंग पे ले जाऊंगा। अच्छा, ये 6 में ट्रेडिंग रखूंगा क्योंकि इनका फ्यूचर इतना ब्राइट है। हां, ये मैं अपनी करता हूं रिसर्च में इसके ऊपर कि ये वाले 3-4 जो हैं इनको मैं ट्रेडिंग पे ले जाऊंगा और मैं इसको जैसे जब मार्केट वोलेटाइल होगा उसको मैं सेल कर दूंगा। I will try to buy it जब मुझे लगेगा कि correction काफी हो चुकी है, and then they will make money. I will again sell them because I know कि ये volatile stocks हैं, right? So वो वाली बात है कि stocks portfolio अपना ऐसा बनाना चाहिए कि उसमें कुछ stable stocks हो जिसको आप long term के लिए रख सकें, कुछ ऐसे stocks हो जिसको आप फिर sell out कर सकते हैं, उसको फिर trade कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के लिए आपको ग्राफ समझना भी जरूरी है ना, कि लाइक Yes. कि ग्राफ वो कैमल है, वो हेड है, वो शोल्डर है, वो ये No, you have to understand the stock. ये मैं बताना चाहता है कि डे ट्रेडिंग में आपको इसमें बहुत प्रो होना पड़ता है कि ग्राफ के प्रेडिक्ट करना, वो लाइन बना के टूल यूज करके YouTube पे बेतहाशा कंटेंट है, वो हर कोई नहीं कर सकता। इसमें रिसेंटली जो एक वाकया हुआ था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोक की बोतल उठा के साइड और उसमें फिर कोक के स्टॉक्स एकदम नीचे गए थे और एक बंदे ने मुझसे ऐसे बात की कि यार दैट वाज द टाइम कि मैंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, शेयर नीचे जा रहा था लेकिन मैं उससे भी कमा सकता था। ऐसे लोगों की बात ना सुने। मैं इस बार कह रहा रिग्रेट पे बाय ना करें, ना रिग्रेट पे सेल करें। तो ऐसा कोई वाकया हो चुका है तो लीव इट, आप उसको अपने ज़हन में सवाल ना करें। नहीं, मैं रिग्रेट की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी उस ऐसी अपॉर्चुनिटी पे अगर आंख आई हो और हम उसको कर सकें तो वो भी हमें जैसे इस साल के शुरू में यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी, ऑफ कोर्स मार्केट्स वेंट डाउन, लेकिन अब वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था जिसकी वजह से वो फर्स्ट पड़ा था। अभी तक उस वजह से स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आई, लेकिन वो जनवरी में ऑफ कोर्स इट वेंट डाउन, इट केम बैक अप अगेन। तो वो टाइम होता है जब आप ट्रेड कर सकते हैं, जब आपको पता है कि नहीं ये एक स्पेसिफिक रीजन है जो इस कंपनी के साथ नहीं है बल्कि ओवरऑल मार्केट के साथ है। उस वक्त आप कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं टू ट्रेड ऑन दैम, कि आप उसको सिर्फ ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर लें और जब वो वापस ऊपर आएंगे तो जस्ट सेल देम एंड गेट आउट फ्रॉम देयर। ये एक सवाल ये था कि स्टॉक्स की जो पीओवीज हैं ये फिर बात हो रही है, लेकिन जो जनरल स्टॉक मार्केट की पीओवीज हैं जिसमें फेड रिजर्व रेट्स हैं वो भी बहुत रोल प्ले करते हैं, बहुत से ट्रेंड उसके मुताबिक आप ग्लोबल क्राइसिस है वो ट्रेंड वो ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो फ्लक्चुएट करते हैं जब भी फेड्स की रिपोर्ट आती है, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसकी वजह से फ्लक्चुएशन होती है। प्रोपोर्शनल है, आई मीन रेट बढ़ेगा तो मार्केट एग्जैक्टली वो कभी-कभी इतना वोलेटाइल होता है कि अगर आप उसके पीछे भागेंगे तो इट कैन कम टू बी इन द नेक्स्ट। मैं साथ सोच रहा हूं जैसे इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट है यूएस में, प्रेडिक्शंस ये है कि ये मजीद बढ़ेगा, व्हिच बेसिकली दैट्स आइडिया आपको मूव करना पड़ेगा। उसमें कुछ फोकस हैं जो पाकिस्तान के रेजिडेंट्स को अलाउ करते हैं, तो वहाँ पर आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं सारा पोर्टफोलियो अपना। तो जैसे मैंने पहले कहा कि वो ऑलरेडी कर चुके हुए हैं बिटवीन यूएस एंड जर्मनी, सेम रूल विल अप्लाई फ्रॉम हियर टू पाकिस्तान एज वेल। देयर विल बी सम फीस व्हिच यू हैव टू पे और उसमें कुछ टाइम लगता है, तो एटलीस्ट अगर आप कुछ लॉस में हैं तो फीस पे करना बेहतर है एज कम्पेयर टू कि उस लॉस को रियलाइज करें और फिर शिफ्ट करें।
वो यू हैव टू मेक अ डिसीजन आपने कैसे मूव करना है। क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपको कहीं फोर्स करेंगे कि बेचो सब कुछ दोबारा से खरीदो, वो तो एक एग्जांपल मैंने वो आपसे उस दिन भी वो एक दोस्त था जिसने यहाँ से इटली शिफ्ट होना था, अब है तो विद इन ईयू लेकिन वो ट्रेड रिपब्लिक पे उसका अकाउंट था तो वो ही कैन नॉट मूव टू इटली अकाउंट ऑफ द ट्रेड रिपब्लिक, क्योंकि ट्रेड रिपब्लिक बेसिकली अलाउ नहीं करता आपको टैक्स रेजिडेंसी शिफ्ट करना फॉर द सेम अकाउंट, बल्कि वो उसको अलाउ भी नहीं कर रहे थे कि वो एक और अकाउंट ट्रेड रिपब्लिक पे ही बनाए इटली जाके, हालांकि इटली में उनकी सर्विस है वैसे, तो उसको फिर उसको सारा कुछ सेल करना पड़ा बिकॉज वो मूव नहीं करना चाह रहा था किसी वर्कर पे, लेकिन उसका अपना डिसीजन था कि उसने मूव नहीं करना, उसको सेल करके वहाँ जाके दोबारा बाय करने हैं। लेकिन लिमिटेशन तो आ गई थी, लेकिन कभी कभी सेम वर्कर के बाद सेम वर्कर के पास आप अपनी टैक्स रेजिडेंसी शायद इजीली शिफ्ट ना कर सकें। मोस्टली वर्कर्स के पास चैट सर्विस अवेलेबल होती है, कॉल्स में भी ना हो इजीली, लेकिन चैट सर्विस अवेलेबल होती है, वो मोस्टली रिस्पॉन्ड कर देते होते हैं। स्केलेबल कैपिटल में वो कभी कभी आपको इंग्लिश में भी रिस्पॉन्ड, एटलीस्ट इंग्लिश में ईमेल का रिस्पॉन्ड डेफिनेटली कर देते हैं। लास्ट ईयर तक एटलीस्ट वो चैट में भी रिप्लाई करते थे इंग्लिश में, लास्ट इस बार मेरा एक्सपीरियंस हुआ तो उन्होंने कहा था नहीं हम इंग्लिश में ही करेंगे, तो इंग्लिश में आप ईमेल कर दें वो फिर रिस्पॉन्ड कर देते हैं एटलीस्ट आपको। स्केलेबल कैपिटल से मैंने खुद इंटरैक्टिव ब्रोकर का पूछ चुका हूं, उन्होंने कहा था कि ट्रांसफर हो जाएंगे, हम सपोर्ट करते हैं। लीगली दे आर एक्चुअली रिक्वायर्ड कि वो ये सर्विस प्रोवाइड करें कि आप ट्रांसफर कर सकें इन बिटवीन द ब्रोकर्स विद इन अ कंट्री, between the countries, between the continents, वो उसमें वो legally they are responsible to provide the service। मेरा एक दोस्त था वो जर्मनी से जॉब छोड़ के स्पेन गया और उसने यही प्रॉब्लम हुई थी कि वो उसका विद इन दैट ब्रोकर को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, उसने वहाँ पे नया अकाउंट किसी और ब्रोकर के साथ बनाया और अपने वो शेयर ये हर वक्त रूल नहीं है, मेरे साथ हुआ है कि इंग्लैंड से मैं कुछ शेयर्स अपने ट्रांसफर करना चाह रहा था दीवा पे, वो नहीं हुए थे ब्रेक्सिट के बाद से। कुछ कंपनीज के स्टॉक्स नहीं होते या ओवरऑल पोर्टफोलियो नहीं हुआ? पोर्टफोलियो नहीं हुआ था, मेरा एक पोर्टफोलियो था उसमें चंद स्टॉक्स थे इंग्लैंड में, तो वहां से उन्होंने शिफ्ट नहीं किया। ये भी बिकॉज़ ऑफ ब्रेक्सिट की वजह से। नहीं आपको कोई रीजन पूछे थे उनसे? दीवा ने अलाउ नहीं किया, दीवा जो बैंक है उन्होंने कहा हम इंग्लैंड से नहीं कर रहे ब्रेक्सिट की वजह से। दैट्स मे या ब्रेक्सिट से पहले भी इंग्लैंड है हालांकि दीपा काफी मशहूर ब्रोकर था, दीपा पूरे यानी बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेंड हुआ है, मैंने कंसीडर किया था, उन्होंने नहीं किया, यानी उन्होंने चार्ज भी कर लिया लेकिन स्टॉक शिफ्ट नहीं हो सके। तो बी केयरफुल, हर एक का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। आपको बेचने पड़े अभी तक नहीं किया लेकिन करना यही है। आप कई बार मेंशन कर रहे हैं मार्केट करेक्शन, इसकी पहचान क्या है? मार्केट क्रैश हुई है और दूसरा ये कि कुछ स्टॉक्स बाहर कहा था कि ओवर वैल्यू है, तो उसके साइंस और इंडिकेशन क्या होते हैं? काफ़ी मतलब टेंटिंग होते हैं कि परसेप्शन का बहुत अच्छा था, हम बुक्स देखें तो उनका अर्निंग डेवलपमेंट शायद ना हो। ट्रेंड जो होते हैं उसमें मैंने बताया कि जैसे चार्ट होते हैं, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है उसको कहते हैं कि प्रोग्रेशन में है, वो स्टॉक प्रोग्रेस कर रहा है प्रोग्रेशन में। जब वो नीचे आ रहा होता है उसको यूजुअली कहा जाता है रिग्रेशन में या करेक्शन में, वो क्रैश नहीं कहा जाता उसको, तो वो करेक्ट हो रहा है। मतलब ये होता क्या है कि लोग जब कोई स्टॉक्स लोग बाय करते हैं उसकी प्राइस ऊपर जाती है और लोग देखते हैं उसको कि प्राइस ऊपर जा रही है वो बाय करते हैं, उनको देखते हैं देखिए और लोग बाय करते हैं और लोग बाय करते हैं, तो होता है कि वो उसकी एक समझ लें आपकी एक ऑप्टिमम प्राइस है वो उससे ऊपर चला जाता है देखा देखी, क्योंकि लोग बस देख लेंगे स्टॉक पर जा रहे हैं बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो, वो ऑप्टिमम प्राइस से ऊपर चला गया। अब उसने करेक्ट होना है, राइट, उसमें नीचे आना है, उसको नीचे आने को उस ऑप्टिमम प्राइस तक पहुंचने को उसको करेक्शन कहते हैं। अगर वो ऑप्टिमम प्राइस से काफी ज्यादा नीचे चला जाए, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में सी उसको क्रैश कहते हैं। मतलब एक स्टॉक की ऑप्टिमम प्राइस थी कि वो $20 का 20 यूरो का होना चाहिए, वो भी 10 का 11 का 12 का इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, आपने उसको परचेज कर लिया और लोगों ने उसकी प्राइस 12-13 पे चली गई और उन्होंने परचेज किया, वो 20 को क्रॉस करके 25 तक चली गई उसकी प्राइस। उसके बाद फिर करेक्शन, अगर वो 20 तक वापस आ गया 18-19 तक आ गया उसको कहेंगे करेक्शन। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ कि उसकी प्राइस दोबारा 10 पे आ गई वो क्रैश है, तो ऑप्टिमम से नीचे चला गया। और यूजुअली उसकी रीजन ये होती है कि उसके फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ, मैंने एक्सप्लेन किया कि स्टॉक्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ फ्यूचर रेवेन्यूज, उसके फ्यूचर रेवेन्यू आर इन ट्रबल, इन डेंजर। मतलब कि उस इंडस्ट्री में और कोई राइवल्स आ गए हैं जो उससे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर्स छोड़ के उसके पास रह जाएंगे, या वो इंडस्ट्री ओवरऑल क्लोज हो रही है। ऑयल एंड गैस फॉर एग्जांपल 50 साल के बाद आप क्या एज्यूम करोगे? ऑयल एंड गैस उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा आ जाएंगे? मे बी नहीं, होपफुली नहीं।
तो वो मतलब कि ये इस तरह की चीजें होती हैं जो फिर वो डिसाइड करते हैं कि स्टॉक की प्राइस क्या होगी, ऑप्टिमम प्राइस क्या होगी। आपको लगता है कि कुछ वेज हैं मैनिपुलेट करती हैं, जैसे गेम स्टॉक का बहुत मशहूर एक सीन हुआ था, कम्युनिटी के बेसिस पर वो मैनिपुलेट हुआ स्टॉक, लोगों ने खरीदा फिर बेचा, ये एक बहुत कॉमन सिनेरियो है या बहुत रेयर? ये बहुत कॉमन सिनेरियो नहीं है, कुछ मार्केट्स में भी कॉमन होता है। पाकिस्तान में टू बी वेरी सॉरी, पाकिस्तान में मार्केट काफ़ी मैनिपुलेटेड है। वहाँ पे जहांगीर सिद्दीक, हबीब बैंक वगैरह, वो AKT वगैरह, ये बड़ी बड़ी जो हैं मैं कहूँगा कि क्रोकोडाइल्स हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करती हैं। वो हम जैसे आम इन्वेस्टर्स होते हैं, वो देखते हैं स्टॉक प्राइस ऊपर जाती है कि अच्छा परफॉर्म करे, इसको खरीद लो, हम खरीद लेते हैं और उसके बाद फिर वो अपना स्टॉक डंप कर देते हैं। उन्होंने बहुत थोड़ा सा स्टॉक परचेज किया होता है, प्राइस ऊपर जारी होती है। जो मार्केट बहुत छोटी है पाकिस्तान की, कैपिटलाइजेशन बहुत छोटी है मार्केट पाकिस्तान में। और अगर आप यकीन करेंगे, अगर आप कोई कंपनी 1 अरब के स्टॉक में बाय करती है पाकिस्तान के स्टॉक में, वो तकरीबन 100 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स से स्टॉक मार्केट जो है ऊपर चली जाएगी। एंड अभी लाइक वाओ बहुत जबरदस्त हो गया। पाकिस्तान की मार्केट की स्टॉक कैपिटलाइजेशन जो टोटल वो तकरीबन $300 बिलियन के करीब है। मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो इसकी सिर्फ उसकी स्टॉक एक्सचेंज की जो कैपिटलाइजेशन $30 ट्रिलियन, ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं है। जो फ्रैंकफर्ट का बर्स है, डाक्स जिसे कहते हैं, उसकी कैपिटलाइजेशन $2.5 ट्रिलियन की है, राइट। सो मतलब कि एक तो मार्केट छोटी होती है तो वहाँ पे ये वाली चीज़ बहुत होती है कि लोग मैनिपुलेट करते हैं उसको, और दूसरा जिसमें वहाँ पे बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं वो मैनिपुलेट करते हैं उसको, फिर उसमें छोटे स्टॉक्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसका चांस नहीं होता। और यहाँ की मार्केट जो है नहीं, यूरोप में भी, जर्मनी में भी और यूएस में भी इन्वेस्ट करने का बहुत ट्रेंड है, लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर वो मगरमच्छ होते नहीं है तो वो स्टॉक इतना डाइल्यूट हो चुका होता है कि मिलियंस ऑफ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब मोनोपोली वो उसको मोनोपोलाइज नहीं कर सकते हैं, वो उसको ट्रेंड को चेंज नहीं कर सकते हैं। वो थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकते हैं लेकिन ट्रेंड को वो क्रिएट नहीं कर सकते। अरे ऐसा नहीं है कि जब मोर देन 5% स्टॉक्स आप किसी एक कंपनी के कोई एक पर्सन या एक इंडिविजुअल या कंपनी से बाय करेंगे तो उसको डिक्लेयर करना पड़ते हैं, कुछ डिक्लेयर करना पड़ता है, बोर्ड में चला ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान में भी ये लॉ है, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता लॉ कितना है, ठीक है। ये जल्द आप अगर पकड़ा जाए तो फिर वो इन्वेस्ट नहीं पकड़ा जाए तो वो नहीं कर जाता, वो 50% मोर देन 5% आप स्टॉक कोई एक इंडिविजुअल बाय नहीं कर सकता स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको प्रॉपर प्रोसेस बताना पड़ता है। तो उससे कम लोग बाय करते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस फॉर मैनिपुलेशन ऐसे वो होता ऐसे है। जहांगीर सिद्दीक में मेरे दोस्त ने जॉब की थी कि वो कंपनी ने अपने अंदर ही कुछ ऐसे फर्दर वो क्रिएट किए होते हैं कि वो कंपनी 50% शेयर बाय करती है तो वो 10 या 15 लोग बाय करते हैं जो किसी का भी 5% से ऊपर नहीं होता, उनको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, लेकिन ओवरऑल 50% उन्होंने शेयर बाय कर लिया, राइट। सो अच्छा, मैं अपने फ्यूचर वैल्यू की बात की